लगातार दूसरे दिन बाजार में मजबूत और 10,800 के बेहद करीब दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ कारोबार करता हुआ निफ्टी बचा हुआ 1.5 घंटा और आज का एक्शन है भरपूर। जी हाँ, क्योंकि आज है दूसरी वीकली एक्सपायरी निफ्टी के ऑप्शंस की और हर गुरुवार की तरह बैंक निफ्टी की भी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। तो अगला 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा। कैसा होगा, कहां होगा और किस तरह का होगा, जानेंगे फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं रजत देवगन। बाजार में मजबूती है लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेक्शन में। आज जो तेजी है वो दिन के उच्चतम स्तर पे बाजार को ले आई है। 10,800 के लेवल के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं और तेजी के संकेत कल दोपहर से बन गए थे मार्केट में। बिल्कुल, और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। सुबह का फर्स्ट हाफ जरूर थोड़ा सा सुस्ती भरा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सेशन आगे बढ़ा, बेहद मजबूती के साथ बाजार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आज अब तक बाजार में क्या एक्शन हुआ है बता दें आपको। लगातार दूसरे दिन तेजी और सेंसेक्स 150 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी 27,000 के ऊपर दिन भर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में शानदार रिकवरी आज देखने को मिल रही है। मेटल और सरकारी बैंक सबसे ज्यादा आज के सेशन में आपको मजबूत नजर आएंगे। वहां पर दमदार खरीदारी होती हुई आपको दिखेगी आज के सेशन में। तो कुल मिलाकर चौतरफा खरीदारी, और सबसे बड़ी बात यह कि एक टेलीकॉम को छोड़ दीजिए, सारे सेक्टर हरे निशान में। इससे आपको बाजार में चौतरफा खरीदारी का अंदाजा लगेगा। साथ ही साथ फाइनल ट्रेड में किन मुख्य बातों पे ध्यान रहेगा उस पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। एक तो कल के ट्रिगर्स ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में, और साथ साथ होंगे खबरों वाले शेयर्स भी। बहुत ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज न्यूज फ्लो का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया उनके स्टॉक प्राइसेस पे, तो वहां पर नजर रहेगी कौन सी ऐसी खबरें आई हैं। साथ ही साथ ये जो सरकारी बैंक्स हैं इनकी रफ्तार एकदम से तेज हो गई है। कल भी खरीदारी थी, आज उससे ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। कारण क्या है ये बताएंगे आपको। टेक महिंद्रा का बायबैक क्या इंपॉर्टेंट है शेयर धारकों के लिए, बायबैक की डिटेल्स, पूरी डिटेल्स आपके सामने पेश करेंगे। और पैसा कैसे जुटाएंगे अनिल अंबानी, हम कल से ही जी बिजनेस पे ये मेगा कवरेज कर रहे हैं कि आखिरकार एडीजे में जो दिक्कतें बन गई हैं उससे बाहर कैसे निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है अनिल अंबानी को, अब उसका सोल्यूशन वो कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका उन्होंने ढूंढा है, वो आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। बीटीएसटीटी कॉल्स होंगी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी कल भी बताई थी अनिल जी ने कि बाजार में तेजी बन सकती है, और आज फिर से बाजार में तेजी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। चाय घर में महंगी भी हो सकती है, दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। और दार्जिलिंग टी की देखो, मैं नहीं, ये गलत बात है रजत। देखिए, ये चीज़ें 6 महीने से हो रही हैं, और मुझे याद है जब आप और हम दिल्ली में शो किया करते थे तब मैं ये कहता था कि अगर आप चाय के शेयर खरीदने की तो चाय जरूर खरीद कर रख लीजिए, ये महंगी होने वाली है। तो एक साल में 43% चाय के दाम बढ़ना मजाक नहीं है। नहीं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। ये भी था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ चाय की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही है। तो चाय पीना कहीं चाय गर्म जेब ठंडी। तो शेयर खरीदने, और जिन्होंने शेयर खरीदे उन्हें भी मुनाफा तो मिला होगा जिस तरह के चाय के दाम बढ़े हैं। फाइनली अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक साल में कितना बढ़ गया, लेकिन ये हम बात आपको 5-6 महीने पहले ही कह चुके हैं कि देखिए जो तेजी है वो बहुत जबरदस्त है। चलिए फाइन प्रिंट्स क्या है थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या इस सेक्टर में, जो इतना ठंडा पड़ा हुआ सेक्टर एकदम से आज गर्म होता हुआ। 2 सेक्टर को लेकर मुझे याद है कि हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था, चाय और दूसरा आपका पेपर स्टॉक तो कमाल कर रहे हैं दोनों ही। अच्छा, और साथ ही साथ कुछ बड़े जो इवेंट्स है फटाफट से वहां पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि कल के सत्र में कोई बहुत ज्यादा बड़े इवेंट्स नहीं होंगे जो मार्केट में इंपैक्ट डालेंगे। अभी थोड़ी देर में निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो जाएगी, और जी बिजनेस का पोल इस बार भी सटीक पड़ता हुआ नजर आया है। एक तो इस एक्सपायरी पे कौन से लेवल्स होंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और कल की सीरीज की तैयारी आज ही आपको बता देंगे कि किन लेवल्स पे आपको करने होंगे। साथ ही साथ ये जो बैठक, इनफैक्ट जेट एयरवेज की ईजीएम होने वाली है उसमें शेयर धारकों से मंजूरी मानी जाएगी इनके रेजोल्यूशन प्लान को लेकर, और ये जेट एयरवेज के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग प्रमुखों के साथ आरबीआई गवर्नर की बैठक अभी शुरू होने वाली है, उससे पहले आज बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ईपीएफओ की बैठक ये 3 बजे शुरू हो जाएगी, और इस साल पीएफ की जो ब्याज दर है वो 8.55% पे है। इस पे फैसला होना है कि ये घटती हैं बढ़ती हैं, ये आपकी जेब पर भी असर डालेगा। चलिए, लेकिन कुछ खबरें जो आज स्टॉक स्पेसिफिक आई हैं वो बताने के लिए दीपाली मेरी सहयोगी से मेरे साथ मौजूद हैं। दीपाली, बताएं कहां पर एक्शन है, कहां पर खबरों का असर देखने को मिला। टेक महिंद्रा ये एक स्टॉक है, आज इनकी बायबैक पर बोर्ड मीट थी, उसका आउटकम आ चुका है। पहली बार कंपनी बायबैक कर रही है 950 के भाव पर, और करीब 2 करोड़ शेयर हैं जिनके बायबैक को अप्रूवल मिला है। हालांकि इस बायबैक से जुड़ी बारीकियां आगे शो में हम बताएंगे, लेकिन टेक महिंद्रा पहला स्टॉक है जो कि खबरों में है। इसके अलावा पूरा एडीएजी समूह ये आज फोकस में है। सबसे पहले तो रिलायंस कैपिटल और रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, इन दोनों कंपनियों की बात करेंगे। खबर यहाँ पर यह है कि रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, जिसमें लगभग
42%, 42.5% की होल्डिंग है रिलायंस कैपिटल की और निपॉन लाइफ की। अब रिलायंस कैपिटल ने ऑफर दिया है निपॉन लाइफ को कि वो 42% तक हिस्सा जो है रिलायंस कैपिटल का वो इस कंपनी में खरीद लें। अगर ये ट्रांजैक्शन थ्रू होती है तो ये ओपन ऑफर को भी ट्रिगर करेगा, लेकिन इस खबर के आने के बाद एक तेजी जरूर इस पूरे समूह में बनती हुई दिखी है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन ये खबरों में है, जो कल खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 हफ्ते का समय दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन को कि एरिक्सन का 550 करोड़ का बकाया चुकाना है। उस बकाया को चुकाने के लिए कंपनी ने अपने लेंडर्स से अनुरोध किया है कि जो टैक्स रिफंड की रकम है 260 करोड़ के आसपास की, उसको वो छोड़ दे ताकि वो अपने एरिक्सन का जो बकाया है उसका भुगतान कर सके। तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर ये खबर आई है। एक बड़ी डील हुई है रिलायंस पावर में भी आज के सेशन में 12 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 10 रुपए 80 पैसे के भाव पर। BHEL एक स्टॉक है जहां पर ऑर्डर आज मिला है बिहार से, में इनको 250 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है वो शुरू किया है। ये इनफैक्ट एक अपडेट है BHEL से लेकर। ऑर्डर की जो खबर है वो इंटेलेक्ट डिजाइन पर आई है। रकम का तो आइडिया नहीं है अभी, लेकिन हुडको से इनको एक ऑर्डर जरूर मिला है, तो इंटेलेक्ट डिजाइन पर ये खबर है। और आखिर में नाल्को की बात करेंगे जो पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली काफी फोकस में रहा है बड़ी डील्स की वजह से। और आज फिर से एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है करीब 25 लाख शेयरों की, और जो ये ब्लॉक डील हुई है वो 48 रुपए 5 पैसे के भाव पर हुई है। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर आज खबरों का असर आता हुआ नजर आया। 25 लाख शेयरों का सौदा तो हो गया नाल्को पे, लेकिन ये 48.5 के स्तर पर हुआ था। नाल्को आज दबाव में, कमजोरी 48.20 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए मेहमानों को करते हैं शामिल। राकेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुणाल सरोगी और साथ साथ शुभम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, और जानने की कोशिश ये होगी कि अब ट्रेड कैसा लिया जाए मार्केट्स पे। तो सबसे पहले आज के सत्र के लिए तैयारी बताएं सर। ये जो आज मार्केट में तेजी देखने को मिली कुणाल जी, टिकाऊ लगती है आपको, या फिर ये 2 दिन हो गए बस अब मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? देखिए रजत, कल भी मैंने इसका जवाब दिया था। कल भी मैंने कहा था कि बाजार एक रेंज में है, और रेंज में दस्तूर यही है कि निचले स्तरों पर बाइंग आती है। 10,600 से लेकर 10,650 के बीच में बड़ा सपोर्ट है, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं। और जिस तरह की मंदी लग रही थी उस तरह की मंदी बिल्कुल नहीं है, बाजार रेंज में है कुल मिलाकर, बार बार उछाल आता रहेगा। उसी तरह ऊपरी स्तरों पर आपको बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। तो जैसे ही निफ्टी 10,900 के करीब आने लगेगी, वापस से बिकवाली हावी होगी। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा जब तक कि कोई एक बड़ा ब्रेकआउट ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि अभी भी संभावना है कि और एक्सटेंड करेगी ये रैली, और आपको हो सकता है कि 10,850 का लेवल निफ्टी पर कल तक आता हुआ दिखे। ओके, 10,850 का लेवल आता हुआ दिखे कल तक। और इंटरेस्टिंग डेटा भी दिख रहे हैं जो आमतौर पर 100 पॉइंट की जो रेंज होती है ना, 10,700, 10,800, 10,900, इसके बजाय 10,750, 10,850 इसके डेटा भी बन रहे हैं वीकली एक्सपायरी के दिन। चलिए, और आज जो अभी जो थोड़ी देर जब तक आप सवाल पूछ रहे थे तब तक मैं थोड़ा डेटा पे नजर डालना शुरू किया। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहे हैं। पर सर बताएंगे 2:45 या आज पहले बताना है आपको? सोच लीजिए, रिस्क हो जाएगा फिर। वीकली एक्सपायरी चलिए एक बार पहले भी बता के देख लेते हैं क्या होता है। होना बाजार में जो भी होना है वो 2:30 बजे के बाद ही होना है। देखते चलिए। अभी तो देखिए बहुत अहम लेवल पर आया है माल, 10,800 के करीब। 10,800 मेरे लिए ये लेवल बहुत अहमियत वाला है। 27,050 का लेवल बैंक निफ्टी पर अहमियत वाला है। 27,050 के ऊपर यहाँ टिके और 10,800 के ऊपर टिके तो फिर अलग ही मजा होगा तेजी का। देखते क्या कुछ होता है। लेकिन आज मुझे सरप्राइज बैंक निफ्टी ने किया है। पूरे दिन मुश्किल से 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन गुजार दिया इन्होंने। 27,095 का हाई है, 27,973 का लो है, जो यानी कि उसकी 27,000 के नीचे तो ज़्यादा कोई खास ट्रेड किया नहीं है। 26,973 का जो लो है, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन निफ्टी में दिखा है। बैंक निफ्टी में सीमित दायरे में रहा है। निफ्टी आप देखिए 10,800 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि कल और आज दोनों की तेज़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली तो है, और अगर एक्सपायरी के पहले थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग मिल जाए और आज कुछ अहम लेवल के ऊपर बंद हो जाए तो इंटरेस्टिंग होगा मार्केट। अच्छा, निफ्टी बैंक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे तेज चलने वाला स्टॉक सरकारी बैंक ही है, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। हाँ, PNB 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पे आया ICICI बैंक। लेकिन सरकारी बैंक्स का दिन है आज, पूरा इस सेक्टर एक्शन में। एक बार इस पर रिएक्शन ले लूँ। PNB इस समय निफ्टी बैंक को लीड कर रहा है। राकेश जी आप बताएं, पंजाब नेशनल बैंक 74 के लेवल पे क्या किया जाए सर? देखिए रजत, अगर आप PNB की बात करें तो हालांकि 74 के लेवल जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट साथ साथ इसमें ऊपरी स्तरों पर स्टॉक में रेजिस्टेंस भी है। टेक्निकली ऊपर में आप देखें तो 76.5, 77 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। नीचे में एज ऑफ नाउ 72 के अराउंड स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। टेक्निकली स्टॉक ऊपर में 76.5, 77 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। किसी ने लिया हुआ है रजत तो होल्ड किया जा सकता है। लेकिन कुणाल जी, कल भी मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर कि सरकारी बैंक्स कैसे लग रहे हैं। उससे में आपने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर है सभी बैंक्स का डैमेज है, लेकिन खरीदारी हो गई। ट्रिगर हम थोड़ी देर में बाद में बताएंगे व्यूअर्स को। लेकिन अभी फिलहाल कॉर्पोरेशन बैंक
IOB, इलाहाबाद बैंक, इन बैंक्स में क्या करना चाहिए? अच्छी तेजी बन रही है सर? देखिए अच्छी तेजी बन रही है रजत, और अच्छा मौका है निकल जाने का। इलाहाबाद बैंक जिसकी आपने जिक्र किया, देखिए आज 48 का हाई लगाया इस काउंटर ने, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 43 के आसपास, यानी कि ऊपरी स्तरों पर इसमें खासा बिकवाली का दबाव देखा जाता है। तो स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। ये काउंटर भी रेंज में चल रहा है, समय समय पर उछाल देता है, और उछाल में मुझे लगता है निकलने के मौके तलाशने चाहिए, और बहुत बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध है इस काउंटर से निकल जाने के राय। तो जल्दी नहीं है खरीदारी करने की, उछाल में करनी है बिकवाली, ये है राय सारे सरकारी बैंकों पर। कॉन्फिडेंस अभी तक बढ़ नहीं रहा है। आपका कोई कॉन्फिडेंस है शुभम जी किसी सरकारी बैंक में खरीदारी का? अच्छा, खरीदारी का नहीं और बिकवाली का हो तो भी हमें चलेगा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून रजत। मुझे लगता है कि एक पुल बैक है, पुल बैक मूव ही है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे बैंक में कोई ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर ये पुल बैक मूव प्ले करना है और उसमें से अगर मुझे कोई बैंक चूज करना है तो यूनियन बैंक का सेटअप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के तौर पे या पोर्टफोलियो पे खरीदने की यहाँ पे राय नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिए अगर हम इसमें 1-2 दिन के लिए अगर ट्रेड बनाते हैं तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से अपसाइड में 76-77 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे बैंक्स में जहाँ पे बहुत हैवी शॉर्ट्स थे, वहां पे मुझे लगता है कि एक एक्सपायरी की तरफ हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो वहां पे कवरिंग देखने को मिल रहा है, और ये कवरिंग हो सकता है कि और 1-2 दिन एक्सटेंड हो, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बिकॉज ये एक सिर्फ पुल बैक मूव है। बट मुझे फिर भी लगता है यूनियन बैंक एक ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड पे बनाया जा सकता है। अनिल जी, दिक्कत यही होती है इसमें, सिर्फ पुल बैक का शब्द इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन पुल बैक भी 15% का आता है, 8%, 15%, 5% तो मिनिमम पुल बैक यहाँ पर देखते हैं। गिरते भी तो ऐसे ही हैं, गिरते भी ऐसे ही हैं। पर चलिए, लेकिन बढ़ना गिरना ये तो लगा रहेगा। पूजा है हमारे साथ, लेकिन पूजा हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले बिगुल है हमारे साथ। अच्छा, BTSC का बिगुल बजाइए जरा जोर से, क्योंकि कुणाल जी बहुत तेजी से तैयार हो चुके हैं एक BTSC कॉल देने के लिए। और जाहिर सी बात है, इतनी तेजी में जल्दी बचा रहे तो इसका मतलब पक्का तेजी होगा, बाय कॉल ही होगा। आइए बिगुल बजाते हैं। बताएं सर। अनिल जी, एक हाई कन्विक्शन बाय कॉल है, और देखिए ये बाय करना है स्टार यानी कि स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। इस काउंटर में हमने बहुत बड़ा करेक्शन देख लिया है, 540 से घटकर ये काउंटर 400 तक आया, और 400 पर इसने बनाया राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। जितना बड़ा करेक्शन है, अगर उसका फिबोनाची प्रोपोर्शन में भी इसका पुल बैक आता है तो कम से कम 460 465 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो आज इंट्राडे के लिहाज से भी, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिहाज से स्टार को खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 410 रुपए पर, 430 रुपए का पहला लक्ष्य और 441 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करने की राय है स्टार पर। और अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने एक मुथूट मनापुरम पर हमने बाय की राय दी थी कल, उसमें हमारे सारे लक्ष्य हासिल हो गए। अरे बधाई हो, टारगेट 2 अचीव्ड। चलिए, बिल्कुल, तो रुपए का हमारा लक्ष्य, बिल्कुल मनापुरम पर जरा सी लगाइए। लेकिन मनापुरम, हाँ, यहाँ पर टारगेट 2 अचीव हो चुका है। अरे वाह, क्या बात है, 4% मजबूत है, वंडरफुल, वेरी गुड। एक बार जरा फिर से बताइए वही वाला स्टार, स्ट्राइड्स शासन स्टार बताइए। कुणाल जी, क्या हुआ अभी अभी ये 4-5 मिनट में ही भागा है क्या इतना जोर से? एकदम बड़ी सी बिल्डिंग बनी है इसमें स्टार में, जरा एकदम से इसका चार्ट दिखाइए। बहुत क्या हुआ है एकदम से? कोई खबर सुनी है आपने, क्या हुआ है? अनिल जी, देखिए इसमें अभी अभी इंट्राडे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो इंट्राडे ब्रेकआउट है, अगर आप देखें कि इसमें आखिरी बार ये जो लेवल हैं ये 11 फरवरी को देखने को मिले थे, यानी कि 10 सेशंस के बाद जाकर के आज ये ब्रेकआउट इस काउंटर में आता हुआ दिख रहा है। और ये इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि ये काउंटर बहुत वक्त से पिट रहा है, तो आज इसमें बड़ी जोरदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के भरोसे ही ये काउंटर कम से कम 440 के लेवल छू सकता है। चलिए, तो 430 पहला, उसके बाद 441 ये दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना है तो 410 के जोन्स पे आपको लगाकर चलना है। स्ट्राइड फार्मा, इस स्टॉक पे आप एक्शन तेज पाएंगे अभी, और यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फार्मा की बात चली है तो कुछ खबरें भी आई हैं, उसमें सन फार्मा सब्सिडी को US FDA से दवा को मंजूरी मिली है, और ये जो दवा का इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज के लिए होता है। एक बार शुभम जी दोनों स्टॉक्स देके बताएं सर। सन फार्मा ये भी एक्टिव हुआ है, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ रही है पिछले 5 मिनट में। सन फार्मा एक्टिव हुआ है शुभम जी, और साथ साथ स्पार्क, ये दोनों स्टॉक्स पे क्या राय है आपकी?
रजत जी, अगर सन फार्मा को देखें तो मुझे लगता है कि अब ग्रेजुअली एक यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक बैंड बनता जा रहा है, जहाँ पे 410 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और वही अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 450 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लगता है ये रेंज में ही एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है, बिकॉज अभी ये पुल बैक मोड में है। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बनाए, और वो ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा अप्रोक्सीमेटली 422 का, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 450 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो एक कंसोलिडेशन है, बट ये कंसोलिडेशन के अंदर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। स्पार्क में मुझे बहुत ज्यादा कोई ट्रेडेबल यहाँ पे पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो मैं फिलहाल उसको अवॉइड करूंगा। बट मुझे लगता है सन फार्मा 20 रुपए का और फर्दर अपसाइड के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। ओके, ये है राय आपके लिए। स्पार्क कैश मार्केट के स्टॉक्स में भयंकर एक्शन है, जमकर है। छोटे स्टॉक्स हैं, पर वो ऑर्किड फार्मा, बाफना फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, ना छोड़ दो बहुत ही छोटे। हाँ, बहुत ही छोटे हैं। अच्छा, वैसे आप वो जो बाकी ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे हाँ, तेजस नेटवर्क एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में 2 दिनों से बड़े एक्शन में दिख रहा है। जरा एक बार और आज दिखाइए जरा। ओह माय गॉड, कल भी 20% अपर सर्किट पे फ्रीज था। कल 20% बढ़ने के बाद आज फिर 14% ऊपर है। इसको क्या हो गया? कुणाल जी जरा चार्ट देख के आप ही बता सकते हैं इसको क्या हुआ है। देखिए, इस काउंटर की अगर बात करें तो उसमें बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन 3 सत्र पहले से हम इसमें एक वॉल्यूम एडिशन देख रहे हैं, यानी कि निचले स्तरों पर किसी ने बाइंग शुरू की और 5-10 लाख शेयर का कारोबार लगातार 2 दिन हुआ, और उसके बाद 2 दिन से हम तेजी देख रहे हैं। तो इसमें बहुत एक शार्प वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि 190 के लेवल्स आएंगे। 190 पर बड़ा रेजिस्टेंस है चार्ट पर, और ये वो स्तर है जहां पर पहले इसको बहुत अच्छा सपोर्ट हासिल था। तो 190 मुझे लगता है कि जिन्होंने हाल में खरीदा उनको एक टारगेट रखना चाहिए, और 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर आपके पहले की पोजीशन है या हाल में खरीदी है तो 190 के आसपास निकल जाने का प्रयास करना। अच्छा, लेकिन हम ये जो अभी फार्मा पे आगे एकदम से 23 मिनट पे आगे पूजा वहां पर खड़ी रह गई और उनसे हम बैंक। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये तो बताओ कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन होने वाली है अभी पिरामल पे। खाई होगी ना आपने भी तो सेरेडॉन कभी तो खाई होगी। मैंने तो बहुत खाई है लेकिन मतलब उसको सबसे डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी से सेरेडॉन को बाहर निकाल बाहर किया गया, तो ये बड़ी बैन था। तो पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए एक बड़ी बात है। तो उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ने वाली नंदिनी पिरामल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा और इंटरेस्टिंग दवा है। और मतलब एक चीज़ है, बहुत कम ऐसा होता है कि जब है ना कोई ब्रांड ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो उन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, पहले पूजा बहुत देर से तैयार है स्टॉक से न्यूज़ बताने के लिए, और रजत काफ़ी देर से दुखी हो रहे हैं कि क्यों हमने पूजा को खड़ा कर रखा है, हम उनके पास जा क्यों नहीं रहे, पूछ क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे। बीच में कभी बंसल जी का चार्ट कॉर्नर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी तेजी से छोड़ा था, अब तो सेरेडॉन आ गया था। अब सेरेडॉन आ गया। पूजा जी, इससे पहले कि और कुछ आ जाए आप जल्दी से बता दीजिए। जी, मेरे पास सरकारी बैंकों से जुड़ी खबर है। आज सुबह से हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों में शानदार तेजी, क्योंकि 12 सरकारी बैंकों को करीब 48,000 करोड़ की पूंजी निवेश की बात की जा रही है। सभी बैंकों को फायदा होगा, पूंजी के हालात में सुधार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को। इलाहाबाद बैंक को करीब 7,000 करोड़ की पूंजी मिलेगी, कॉर्पोरेशन बैंक को करीब 9,000 करोड़ की पूंजी मिलेगी, और इस पूंजी से माना जा रहा है कि ये दोनों ही बैंक जो अभी पीसीए श्रेणी में है, अब ये बाहर हो सकते हैं। देखिए, इन दोनों की कैपिटल के हालात तो पहले ही ठीक ठाक थे, इसके बाद और ज़्यादा सुधरेंगे, लेकिन अब ये जो पूंजी मिलेगी इससे कंपनी के नेट एनपीए में भी सुधार देखने की उम्मीद है। पीसीए नियमों के मुताबिक जिन भी बैंकों का नेट एनपीए 6% से कम है वो एनपीए श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। तो इन दोनों का ही एनपीए फिलहाल, नेट एनपीए फिलहाल 6% के ऊपर है, लेकिन इस पूंजी मिलने के बाद बैंक प्रोविजनिंग ठीक तरीके से कर पाएंगे, और आने वाले समय में इनका जो नेट एनपीए रेशियो है वो भी 6% से कम हो सकता है। इसलिए इन दोनों बैंकों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है, और सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश भी इन दोनों को दी गई है। तो इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक नाम तो इनका सामने आ रहा है, जिसको बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। शुभम जी, ये दोनों ही बैंक्स देख के बताएं सर। कॉर्पोरेशन बैंक तो आज जोरदार स्ट्रेंथ में, इलाहाबाद बैंक में कल बहुत तेजी देखने को मिली थी। अभी चार्ट स्ट्रक्चर्स क्या बताते हैं, जिनके पास भी शेयर्स हो क्या करें? रजत, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप दोनों को ही देखेंगे, कॉर्पोरेशन बैंक में ऑलमोस्ट 18% का मूव आ चुका है, तो यहाँ पे तो कोई फ्रेश ट्रेड मुझे नहीं लगता है कि लेना चाहिए। अगर किसी के पास है ऑलरेडी ट्रेड तो वो 28 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लगता है और 1 रुपया का अपसाइड या 1-1.5 रुपए का अपसाइड है, तो 31.50 तक यहाँ से और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट बिकॉज काफी चल चुका है तो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड की तो फिलहाल राय नहीं होगी। और अगर इलाहाबाद बैंक को देखें
तो वहां पे एक जो शुरुआत में हमें एक अच्छा ओपनिंग देखने को मिला था और उसके बाद जो एक बड़ा मूव आया था उसके सामने हमने देखा कि एक पुल बैक भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसर्न वाला एरिया है, बिकॉज नॉर्मली इस तरह का पुल बैक अगर ओवरऑल बैंक स्ट्रांग है तो होना नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक फिलहाल अवॉइड करें, और अगर पूरे पीएसयू बैंक में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला अगर कोई स्टॉक लेना है तो यूनियन बैंक मैंने एक पिक दिया था, बट मुझे लगता है कि एसबीआई का भी सेटअप काफी अच्छा है। तो लार्ज कैप पीएसयू बैंक के साथ अगर रहेंगे तो मुझे लगता है वहां पे कंफर्ट ज्यादा रहेगा, और अगर एसबीआई में यहाँ पे किसी को ट्रेड बनाना है तो मुझे लगता है 264 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है 278 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए एसबीआई पर। चलिए अब करते हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी हाँ, सेरिडॉन, इस दवा का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, इस्तेमाल भी की होगी, और इस दवा के लिए और इस दवा बनाने वाली कंपनी के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर आई है, और वो ये कि एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इससे इस दवा को मुक्त कर दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसमें इस दवा को इस दायरे में लाया गया था, और अब आज जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें इसे इस एफडीसी से बाहर कर दिया गया है। तो कितनी बड़ी राहत की बात है कंपनी के लिए और इस दवा के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नंदिनी पीरामल कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। नंदिनी जी, स्वागत है आपका सबसे पहले जी बिजनेस पर। हमारे दर्शकों को बता दूं कि जैसे आप पलक झपकते हैं ना, एक बार ऐसे करते हैं और इतने पलक झपकने में 31 टेबलेट्स बिक जाती हैं सेरिडॉन की। एक सेकंड में बिकती थी हाँ, एक सेकंड में। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब है ना कोई ब्रांड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो पूरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हो जाए। जैसे कि अगर आपको एक ज़माने में अगर वनस्पति घी खरीदना होता तो आपके इधर डालडा खरीदना है, ब्रांड कोई भी हो, वैसे अगर आपको सरदर्द की गोली चाहिए मतलब सेरिडॉन ही है। तो वो सेरिडॉन अब फिर से किस तरह से बिक पाएगी, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मायने क्या है, नंदिनी जी पहले तो ये समझाइए आप। तो सेरिडॉन इंडिया में से सब 50 साल से सेरिडॉन बिकती है जी। तो मैं किसी करोड़ और लाखों के कंज्यूमर से बात की हूँ जो कहते हैं कि सेरिडॉन मेरे लिए ही चलता है, राइट, कि इतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने का बैन हुआ था सितंबर में, हमको स्टे ऑर्डर मिला था, तो 5-6 महीने के लिए हम तो बिकते थे। पर अभी ये फाइनल अपील है और द जज ने हमारी बात सुनी और अभी कोई अपील नहीं हो सकता है। तो सेरिडॉन कहते हैं कि अभी पूरे इंडिया में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है उनके बिकने के लिए। ओके, तो मतलब पहले की तरह अब आराम से कहीं भी सेरिडॉन ओवर द काउंटर खरीदी और बेची जा सकती है, राइट? सो फॉर द 5-6 महीने के लिए हम तो बिकते थे, वो सेल्स कर रहे थे, पर अभी देयर इज नो क्वेश्चन, राइट, कि नाउ देयर इज नो अपील, नोबडी कैन अपील इट एंड वी कैन कंटिन्यू टू सेल इट। ओके, तो अब ये बताइए कि आपकी सेरिडॉन की बिक्री पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, कंपनी के रेवेन्यू पर इस फैसले का फर्क पड़ेगा? तो ऐसे वी डिड नॉट हैव एनी रेवेन्यू लॉस बिकॉज वी कुड ऑलवेज सेल इट, बट अनसर्टेनिटी से नाउ वी कैन एक्चुअली लुक एट doing more promotion for the brand, we can look at doing brand extensions, and that is what we will continue to look at. We will continue to grow the brand. तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि सेरिडॉन को लेकर अब किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहा है, सारे केस खत्म, सब कुछ फाइनल। अब सेरिडॉन हमेशा पहले की तरह जितने 30, 40, 50 सालों से बिक रही थी वैसे ही आगे बिकती रहेगी, राइट? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। ये केस जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई नंदिनी जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेरिडॉन जिस तरह की पॉपुलर है सारे देश में, वो पॉपुलरिटी और शायद बढ़ती हुई दिखेगी। तो सेरिडॉन के लिए और पीरामल एंटरप्राइजेस के लिए एक बड़ी राहत की बात, इससे जुड़े हुए सारे मामले खत्म। एफडीसी यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को लेकर जो केस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सेरिडॉन के पक्ष में दिया है ये फैसला, और आप देख सकते हैं इसीलिए स्टॉक है 2% मजबूत आज पीरामल एंटरप्राइजेस का बड़ी तेजी के साथ। और पीरामल एंटरप्राइजेस के एक और बड़े प्रसन्न और खुश इन्वेस्टर हैं हमारे साथ, जानते हैं आप? कुणाल जी, वैसे तो मुझे लगता है प्रोडक्ट तो बड़ा फेमस है, लेकिन शायद पिरामल के इन्वेस्टर्स को सेरिडॉन के
डोजेज लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं, शेयर ने पैसा बना के दिया आपको। अनिल जी, हमारे बगल में सेरिडॉन के उपभोक्ता राकेश जी बैठे हैं और सेरिडॉन का रैपर भी इनके हाथ में, देखिए। क्या बात कर रहे हैं, हमेशा पॉकेट में रहता, दिखाइए जरा बंसल जी, एक मिनट, क्या बात है, अरे वाह, ये है, इसको कहते हैं ब्रांड है। ये इस तरह की ब्रांड बनाना आसान काम नहीं कि जब आदमी पॉकेट में वो टेबलेट लेके चले। नहीं, सर दर्द हो रहा है कि ऐसे लेकर चल? ना सर दर्द नहीं होता होगा तो क्यों लेके चले, ऐसा क्यों लेके, ये कोई वो थोड़ी है, काउंटर बिक्री है, ये कोई वो खट्टी मिट्टी वाली नारंगी वाली टॉफी थोड़ी है बच्चों को आप रास्ते में बांटते हुए चले। सेरिडॉन तो आप तभी रखेंगे जब आपका सर दर्द हो रहा हो, क्यों बंसल जी? नहीं अनिल जी, देखिए मैं बैग में रखता हूं लेकिन मैं खुद यूज नहीं करता हूं। कई लोग जो मांगते हैं सर दर्द हो रहा होता है, तो अधिकतर कई लोगों को जो आपके बगल में बैठते हैं, जिनका सिरदर्द राकेश जी की वजह से हो रहा होता है, उनको ये मुहैया कराते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन बताइए बंसल, कुणाल जी, पिरामल एंटरप्राइजेस पे अपनी राय। अनिल जी, पिरामिल एंटरप्राइजेस काफी वक्त से एक दायरे में है और इसमें कोई खास बड़ा मूव नहीं आया है। निचले स्तरों पर बाइंग बहुत अच्छी आती है, यानी कि 2000 के आसपास अब इसने एक बेस बना लिया है और ऊपर मुझे लगता है कि 2400 का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसको पोजिशनल बेसिस पर देखें तो मुझे लगता है कि 2400 के ऊपर जब ये बड़ा ब्रेकआउट देगा तो इसमें वापस से आपको एक बहुत बड़ी रफ्तार की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 2200 पर एक सपोर्ट है, तो 2200 का एक स्टॉप लॉस रख करके और 2300 के लक्ष्य से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, और इस बीच 10,800 के पार निकला है निफ्टी, और रजत बड़ी देर से मेरे को कह रहे हैं भाई स्ट्रेटेजी जल्दी दो, मार्केट भागे जा रहे हैं। सर वो आधे फीसदी गेंस तो हो चुके हैं, निफ्टी 68 पॉइंट ऊपर हो गया, बचेगा क्या स्ट्रेटेजी देने में कि 100 जल्दी मतलब क्या रजत, 2:30 बजे तक तो टाइम लेने का मेरा हक है, 2:30 बजे का तो ऑफिशियल टाइम है। फिर आपको रिवर्सल खेलना ना पड़ जाए कहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। चलिए, तो बस 3 मिनट और दीजिए, 2:30 बजने में 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट के बाद मैं करता हूँ स्ट्रेटेजी, तब तक मैं फाइनल कर दूं। चलिए, तब तक आप एक दो सवाल स्तर पे यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए, स्ट्रॉन्ग एक्शन इसमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। 10,800 के लेवल को भी पार कर दिया है निफ्टी ने, सेंसेक्स है अब 200 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक ये हालांकि अभी 27,087 के लेवल पे है, 132 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। बंसल जी के लिए BTST का बिगुल। चलिए, एक BTST का बिगुल बजाइए, बंसल जी की कॉल आ रही है। बताइए सर। रजत, बाय कॉल है मुथूट फाइनेंस पर, इसका फ्यूचर इस समय 535 रुपए 85 पैसे 536 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसका भी रुझान मन्नापुरम फाइनेंस जैसा काफी पॉजिटिव है और यहां पर एक खरीदारी की राय है। 520 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 550 यहां पहला लक्ष्य होगा, 560 यहां दूसरा टारगेट है और इन दोनों टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस को खरीदने की राय है। ओके, 520, 520 स्टॉप लॉस का लेवल है, 536 537 के आसपास चल रहा है, यहाँ ले लीजिए आप। 520 स्टॉप लॉस है, 550 और 560 दो टारगेट मुथूट पे रख के करिए तेजी। तो यहाँ पर तेजी करने के बाद सारे NBFC भागे जा रहे हैं भाई, है ना, बहुत तेज हैं आज NBFC स्टॉक्स में, जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। और इंडेक्स में सबसे तेज चल रहा है वो है IB हाउसिंग, यहाँ पर लगभग 6% के रिटर्न आ चुके हैं, और बाकी सारे DHFL, चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच आप मुझे ये दें, मेरी स्ट्रेटेजी लें उससे पहले एक अच्छी खबर, आशु मदान साहब देना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। वो किसी स्टॉक पर बड़े बुलिश हो रहे हैं, पर वो आएगी थोड़ी देर बाद। हाँ, वो बस वो बोले कि मैं देना चाहता हूँ, तो ले सकते हैं ना। अच्छा, अगर अभी कनेक्टेड है तो नहीं, अभी नहीं है, तो कनेक्ट होने में पहले कुणाल जी को पूछ लो। कुणाल जी, आशु जी एक तेजी वाली कॉल देना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगे? अनिल जी, उनका तो देखिए सादर स्वीकार करना चाहिए हमें, लेकिन एक उनसे सवाल कर लीजिएगा जब वो स्ट्रेटेजी दें अनिल जी की, जो मंदी मिस होने पर उनको जो कुंठा होती, जो दुख होता है उनको, हाँ। क्या उस तरह का दुख तेजी मिस होने पर भी हुआ है, ये पूछ लीजिएगा एक बार। वाह, ये हुई ना बात, इसको कहते हैं बिल्कुल मुकाबला वाला। आज आशु जी की तेजी की स्ट्रेटेजी आ रही है और ये कहीं ना कहीं अच्छा एक ट्रिगर हो जाएगा मार्केट के लिए। फिर आशु जी की तेजी की स्ट्रेटेजी नहीं, वो तो मैंने कल भी पूछा था उनको कि भाई क्या आपका मूड बदल रहा है, तो क्या तेजी का माहौल बन रहा है। तो देखो आशु जी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, आ रही है जल्द आशु मदान जी की स्ट्रेटेजी। लेकिन इस बीच हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं श्रीकांत चौहान साहब, कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत जी, हो क्या रहा है मार्केट में? मतलब जब तक हम मंदी का मूड बनाते हैं तब तक वापस रिवर्स हो जाता है, जब तेजी का मूड बनाते हैं तो फिर वापस नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो क्या करना है, क्या है इसमें? अनिल जी देखिए, इलेक्शन का अगर टाइम हो तो मार्केट में कुछ फॉर्मेशन जो होता है वो ऐसे ही होता है, वो हाईली वॉलेटाइल हो जाता है, वो अपने एक ब्रॉडर रेंज के अंदर ट्रेड करता है। अगर आप 2004 के मार्केट को देखते हो या तो अगर आप 2009 के पहले के इलेक्शन के मार्केट को देखते हो तो उसमें इतना बड़ा फ्लक्चुएशन और इतने वॉल्ट्स बढ़ जाते हैं कि अपने को ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग किस तरफ काम करें।
और यही सेम ट्रेंड देखने को मिला है, इस बार भी वही ट्रेंड था। और इनफैक्ट अगर आप ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आपके डेटा के ऊपर आपको बहुत क्या बोलते हैं कि कन्विक्शन के साथ काम करना चाहिए। अगर आप डेटा देखेंगे तो जब मार्केट 10,580-590 के करीब आया था 2 दिन पहले 19 तारीख को, तब आप देखेंगे तो जो इंडिया विक्स था वो था 18.5 के करीब, और अगर पीसीआर अगर आप देखेंगे तो पीसीआर था 0.94 या 0.90 के करीब था। तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, आरएसआई 35 के आसपास आ चुका था, और अगर वहाँ पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन मिलता है तो आपको जो भी आपके व्यूज़ है वो बाजू में रख के आपको वापस लॉन्ग करना है, और यही फॉर्मेशन हुआ। कल का गैप अप ओपनिंग था, कल गैप अप पूरे दिन मेंटेन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है वो कम से कम पूरे फॉल को एटलीस्ट 50% तो रिट्रेस करेगा ही करेगा, विच कम्स टू 10,850। और अगर वर्ल्ड मार्केट्स अगर सपोर्ट कर ले तो मुझे लगता है कि हम शायद 10,920-30 के लेवल्स को भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है। और मैं कोरस्पॉन्डिंग लेवल्स की अगर बात करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ, तो बैंक निफ्टी में हमें जो लेवल्स दिखने चाहिए वो आज के दिन में जो मेरे लेवल्स थे वो थे 27,150-130 के थे, बट मुझे लगता है कि 27,300 या 350 के लेवल्स को बैंक निफ्टी दिखा सकता है। यानी कि 27,350 तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और निफ्टी 10,850, और अगर बेस्ट लेवल्स मैं अगर निकालता हूँ तो 10,920-30 के लेवल्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। लेकिन अब मार्केट्स में जिस तरह की स्ट्रेंथ है, तो अनिल जी समय हो गया अभी स्ट्रैटेजी देने का, एकदम तैयार है सर। पहले इंटरनेशनल देख लेते हैं कि कौन से अभी मार्केट्स में प्रदर्शन कैसे देखने को मिल रहा है। और निफ्टी पे तो तेजी है ही, लेकिन यूएस मार्केट्स के फ्यूचर सबसे पहले ये दिखाइए आप, यहाँ पर स्ट्रेंथ है कि नहीं। हल्की तेजी कहूँगा मैं, इनफैक्ट 52 पॉइंट्स की तेजी हो गई अब तो 1/4% के आसपास अगेंस्ट डाउ फ्यूचर्स पे देखने को मिल रहा है। और नैस्डैक जो उसमें 10 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, सिचुएशन यहाँ पर कल के मुकाबले कंपैरेटिव यहाँ पर ठीक देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट से क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं ये भी देखते हैं। फुटसी, कैक और डैक्स का क्या हाल है अभी, और यहाँ पर मिले जुले संकेत हैं। यहाँ पर कैक में हल्की गिरावट के साथ काम काज जा रहा है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फुटसी सबसे कमजोर मार्केट है, उसमें 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और डैक्स यहाँ पर हल्की बढ़त के साथ काम काज हो रहा है। एक बार क्रूड और साथ साथ रुपी, इन दोनों को ही देखना जरूरी हो जाएगा। क्रूड मिला जुला कारोबार, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, दिक्कत कल ही हो गई थी, 67 के लेवल पे ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ नजर आया था। और लेकिन है तो ऊपर ही, नाइमेक्स ऊपर है, ब्रेंट उसमें 67। ब्रेंट कौन, नाइमेक्स कौन देखता है, हमें तो ब्रेंट से मतलब। ब्रेंट बिल्कुल फ्लैट में, बिल्कुल ज्यादा बदलाव है नहीं, 67 हालांकि होल्ड कर रहा है, ये अभी भी दिक्कत की बात है। और आखिर में है रुपया, हाँ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रुपये का जो मौजूदा स्तर आ रहा है 71 के आसपास है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, 4 पैसा। हाँ ठीक है, तो संकेत तो मिले जुले, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब नहीं। मार्केट अच्छे हैं, लेकिन कच्चा तेल कम मजबूत बना हुआ है और रुपया वहीं का वहीं है, तो मिले जुले से संकेत है। तो मिले जुले संकेतों के बीच में आपको फोकस स्क्रीन पर करना है। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं 15 मिनट बाद देना चाहता हूँ, 2:45, क्योंकि ये जिस लेवल पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है 10,800 एग्जैक्ट, ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। तो हम टीज करते रहेंगे, दोबारा से संकेत देख लेंगे फिलहाल। ये ऐसा मामला है ना रजत, इसको रुकना है तो भी यही रुकना है। मैंने पहले ही बोला था आपको 2:45 पे देंगे, आप ही बोल रहे थे कि मैं 2:30 पे दे दूंगा, पर ठीक है चलो। 10,800 के पुट पे 30 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 56 लाख। अच्छा मैं बताऊं आप क्या इंतजार कर रहे थे? हम इंतजार कर रहे थे कि 10,800 का लेवल को ब्रेक कर दें इस समय, एक बार ब्रेक कर दे तो उसके बाद फिर तेजी और बढ़ती नजर आएगी। नहीं, थोड़ा टिकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। और 27,100 का तो 4-5 मिनट दीजिए, चलिए उसके बाद में करना चाहूँगा, क्योंकि वैसे भी आशु जी की भी स्ट्रेटेजी आने वाली है, नितिन जी भी देने वाले हैं, और इस बीच में हो सकता है श्रीकांत जी के भी BTST कॉल्स आ जाएं, शुभम जी के आ जाएं, जिसके आते जाएं बताते जाएं भाई, हमारा इंतजार न करें कि बाय कॉल्स अगर आप बाय सेल कॉल जो भी आ रहे हैं आप जरूर। लेकिन उससे पहले फाइनेंस स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही थी। एक स्टॉक में गलत बोल दिया, चोला फाइनेंस में आज तेजी नहीं है, आज है रेपको होम, DHFL, PNB हाउसिंग, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है यहाँ पर एक्शन बहुत तेज हुआ है। रेपको दिन के उच्चतम स्तर पे, PNB हाउसिंग यहाँ पर तेजी है, और दीवान हाउसिंग भी 6.5% बन चुका है। श्रीकांत जी एक बार देख के बताएं, DHFL, रेपको होम या फिर PNB हाउसिंग में से कोई स्टॉक ट्रैक कर रहे हो तो? देखिए मुझे लगता है DHFL में तो काफ़ी दिक्कतें हैं, नो डाउट कि काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो उसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और शायद वो रिबाउंड और देखने को मिले। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा अगर थोड़ा रिस्की ट्रेड अगर लेना है तो मुझे लगता है कि ये प्राइस से भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे आप थोड़ी रिस्क लेके काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ये फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करंट लेवल 686 के है, और मुझे लगता है कि 710 या 715 के लेवल्स को ये स्टॉक छू सकता है। वैसे आज के दिन में
6%, 6% के करीब करीब ये ऊपर है। लेकिन जैसे मोमेंटम बना हुआ है पूरे हाउसिंग सेक्टर में, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप जैसे आप बता रहे थे कि अगर जो आपने स्टॉक्स बताए थे उसमें रेपको होम फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है जो आपने पूरी लिस्ट जो बताई थी उसमें से, क्योंकि इसका डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है और स्टॉक 350 या 55 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से रेपको और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे हम कॉल लेने की सलाह दे सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय आईबुल हाउसिंग और तमाम बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ओके, अब आइए आशु जी से करते हैं बात, लेते हैं आशु जी की स्ट्रेटेजी। तो आशु जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आशु जी आपका, बताइए सर। थैंक यू अनिल जी। पहले सीधा स्ट्रेटेजी देंगे या पहले मार्केट के बारे में बताएंगे? अनिल जी, एक तो मुझे जब तक मैं आता हूँ ना तो मेरे को तो कई लोगों के जवाब ही पेंडिंग हो जाते हैं, स्ट्रैटेजी तो और देर हो जाती है। हाँ। कितने वो एज ऑलवेज वो मेरे नाम के बिल फटते रहते हैं और मुझे वो जवाब देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब आप बहुत पॉपुलर है ना। सर आई थिंक वो आपकी बात ठीक है सर, पॉपुलर राइट वे में रॉन्ग वे में। एक तो अनिल जी मैं कुणाल को भी रिमाइंड करवा दूं और बाकियों को भी रिमाइंड करवा दूं दो चीजें। हमने पिछले कुछ दिनों से अनिल जी कोई भी मंदी का स्टॉक नहीं दिया था, क्योंकि मैं बार बार मैसेजिंग पे भी व्यूअर्स को भी और क्लाइंट्स को भी ये बोल रहा था कि अब ऐसे रेट आ गए हैं कि जिनमें नीचे में बेचने में जूस नहीं है। ले नहीं सकते बहुत सारी चीजें, लेकिन अब बेचने में जूस नहीं है, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो PSU बैंक हो। और अनिल जी आप मुझे याद भी नहीं होगा कि हमने ADAG की पिछले 10 दिन में बात भी की हो, क्योंकि एक लेवल के बाद वो ट्रेड छोड़ दिया था। हमने तब पकड़ा था जब कोई नहीं पकड़ता था। एक मिनट आशु जी एक मिनट देखो, अब मुझे पिक्चर का नाम तो याद नहीं आ रहा है। एक है ना बहुत बड़ी सुपरहिट पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, ठीक है, उसमें वो पहले मतलब कुछ इधर उधर वाले काम करते होंगे और बाद में वो एकदम सुधर के मतलब हीरो वाली ज़िंदगी और नॉर्मल वाली जीना चाहते थे। तो मतलब जनरली इसको आसानी से समाज है ना एक्सेप्ट नहीं करता है अमिताभ बच्चन है। देखिए वैसे आपका हाल है, आप है ना बहुत जल्दी मंदी से तेजी में आ भी जाते हो, लेकिन भी है ना ये राकेश जी हैं, ये कुणाल जी, ये सब लोग जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं, वो आपके ऊपर लेवल लगा हुआ है मंदी वाला। तो वो चक्कर वो है एक्चुअली, लेकिन बाकी आप काम ठीक कर रहे हो एकदम, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। अच्छा अनिल जी, वैसे आप बॉलीवुड और क्रिकेट में आप भी फैन है, मैं भी फैन हूँ। आप कुछ बोलेंगे कोई भी पिक्चर, मैं आपको नाम बता दूंगा, उस पिक्चर का नाम हम था। Yes, हम में सर वो पहले बहुत ही बड़ा वो क्रिमिनल होता है और बाद में अपने भाइयों को पालता है। उसका भाई पूछता है कि आपने कभी पंच मारा है किसी को, तो उसको पूरी याद आती है कि पंच किया वो तो क्या क्या करता था। बिल्कुल, डैनी और गोविंदार वो सब लोग थे उस फिल्म में, बिल्कुल याद आ गया। बिल्कुल उस मूवी का नाम हम था। और वो अमिताभ बच्चन भी चेंज हो गया, शंकर शर्मा जी का इंटरव्यू सुना वो भी चेंज हो गए। लेकिन सर अभी हमारी उम्र वहां तक नहीं पहुंची है। शंकर शर्मा जी से मैं भी मिस करता हूँ बहुत ज्यादा, और कोई बात नहीं। तो अनिल जी एक तो वो था, एस्कॉर्ट्स आपने कवर कर दिया था, पुरानी कॉल कवर कर लो। और हमारे चार्ट के विश्व पतामा जी को बता दीजिए कि सेल का भाव 49.50 जो जिस लेवल के बाद उन्होंने लेना था वहां तक आ गया है। तो हमने जो कल सेल लिया था, आज जो बुक करना चाहता कर सकता है, और 49.50 क्रॉस होने के बाद हमारे भीष्म पितामह जी के लेवल को क्रॉस करने के बाद और ले सकते हैं। तो सेल वहां तक पहुंच गया है। अच्छा अनिल जी, जो मुझे नई स्ट्रैटेजी देनी है वो देनी है डीवीज लैब पे। लेकिन अनिल जी मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे लेना, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, तेजी मंदी भी रहेगी, लेना ऑप्शन के थ्रू है। तो अगेन मुझे फ्यूचर को रिप्लेस करना है। डीवीज लैब का फ्यूचर का रेट है सर 557.58। तो मुझे 1520 स्ट्राइक की कॉल लेनी है। यानी कि 1520 स्ट्राइक की कॉल मिल रही है 50 रुपए में। ओके, तो 1520 प्लस 50 मींस मैं फ्यूचर को रिप्लेस कर रहा हूँ, 1570 में ले रहा हूँ। और 1600 की कॉल है अनिल जी 12 रुपए में। ये दो कॉल बेचनी है 12 रुपए के अराउंड, तो मेरी कॉस्ट रह जाती है सिर्फ 26 रुपए। और ये तो मेरा ट्रेड की सेफ्टी है, 1540 से लेकर 1650 तक सेफ है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे का एक अपमूव डीवीज लैब में आ सकता है, क्योंकि फार्मा काफी सारे अंडर प्रेशर में और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और डीवीज लैब में भी कुछ मूवमेंट बन सकती है। तो मेरे को लगता है कि अनिल जी डीवीज लैब में ये बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। और अगले 5 दिन की एक्सपायरी है, क्योंकि अब हमारे पास 5 दिन रह गए हैं। तो जो ऊपर का हम प्रीमियम बेच रहे हैं वो बहुत हेल्दी चीज है। तो बहुत जल्दी टाइम टिके के साथ हमारे को मिल जाएगा। मुझे एक चीज बताइए आशु जी, इतना नीचे का क्यों ले रहे हो? 1520 का इन द मनी कॉल ही खरीदना है, थोड़ा ऊपर का नहीं ले सकते? अनिल जी वो 1540 का भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कॉस्ट और बढ़ जाती है 10 रुपए। तो ये कॉस्ट कम करनी है, मुझे लेना फ्यूचर ही है। लेकिन अनिल जी मैं बता रहा हूँ, जब ऑप्शन लेते हैं ना, वो रिप्लेस फ्यूचर को करना है, लेकिन फिर नींद आराम से आती है।
सर फ्यूचर देते ही अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना, डर लगता है। चाहे वो नीचे ऊपर जाता नहीं है, लेकिन वो डर से सौदा कट जाता है, ऑप्शन से सौदा नहीं कटता है। बात है तो डिवीज लैब में कर सकते हैं तेजी। और सबसे बढ़िया बात है कि अभी मैं चार्ट्स पे किसी से पूछूंगा भी नहीं, तो पूछूंगा तो चार्ट पे अभी तक सिग्नल आए नहीं होंगे। सिग्नल आने में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद इसके सिग्नल कल आएंगे रजत, है ना? आपके चार्ट पे भी नहीं आ रहे ना? हाँ, तो वही प्रॉब्लम है। वो आपको पता कैसे लगे मैं चार्ट देखने नहीं, वो तो सब मुझे तो सब पता रहता है, ये चिंता मत करो। कैसे पता लगा वो मत पूछो, पता है वो मुझे। लेकिन होता ये कि वो आशु जी या मैं जब देंगे, हम लोग थोड़ा पहले दे देते हैं कॉल। चार्ट पे कई बार बाद में आता है, तो नेचुरली वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, स्टॉक चला नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि जब फार्मा स्टॉक बहुत सारे तेजी दिखा चुके हैं, तो वो स्टॉक आपको खरीदना है जहां पर अभी तक तेजी हुई नहीं है, और वो है डीवीज लैब। तो डीवीज लैब में यहाँ से तेजी की पोजीशन बन सकती है। 5.5% आज ओपन इंटरेस्ट बना है, 2.25 लाख शेयर का। तो लिख लीजिए 1520 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 1600 रुपये का 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये है आपके लिए डीवीज लैब में तेजी करने की राय। ये तो हो गई डीवीज। जी आशु जी, और कुछ? अनिल जी, ये एक तो जेन्युइनली दिल से थैंक्स आपका, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं तो ये कुणाल जी तो अपने लेवल्स में ऐसा उलझा दें और ये बाद में बोलेंगे। और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें प्रीएम्प्ट करना है। हमने कल सेल भी प्रीएम्प्ट किया, जो कुणाल जी कहते हैं प्रीएम्प्ट, बट प्रीएम्प्ट और वो जो आपने स्क्रीन स्टडी वाली अनिल जी बोली थी बात, वो इतनी बढ़िया बात बोली थी। मतलब आपके डेटा कंबाइंड विद स्क्रीन स्टडी, उसका कोई तोड़ नहीं है अनिल जी, कोई तोड़ नहीं है। और वो कभी भी हमारा चार्ट के साथ द्वंद्व युद्ध करवा देना, मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि वो डेटा कम स्क्रीन स्टडी। अच्छा अनिल जी, एक स्टॉक बेचने का मन है, आपसे बात कर रहा हूँ, तो बताइए। उसके लिए हमारे भीष्म पितामह जी की जरूरत पड़ेगी। एक स्टॉक बेचने का मन है, सिर्फ एक ही स्टॉक, बाकी चाहे 4 लोग रखे, वो है जस्ट डायल। ओके। तो मतलब मन है, कन्विक्शन थोड़ी कम है, लेकिन मन बहुत है जस्ट डायल का इस पे बेचने में। बहुत दिनों बाद, मैं बहुत टाइम के बाद बेच रहा हूँ, नहीं तो काफी टाइम से हमने इसके बारे में बात नहीं की। तो अगर कुणाल जी, मैं पूछ तो लेता हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही होगी कि भावनाओं को काबू में रखो। आशु जी, क्या रखा है लेने बेचने में? जस्ट डायल छोड़ के दुनिया बहुत बाहर है। क्योंकि मैं और आशु जी, मैं और कुणाल जी और हम कई बार मतलब है ना इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो वो जनरली होता है ना कि आमतौर पर एक्सपेरिमेंट करने की प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले चूहे पर, फिर खरगोश पे, फिर बंदर और फिर इंसान पे किया जाता है। मेडिकल के तो ऐसे होता नहीं इसी प्रोसेस में, चूहे से लेकर इंसान तक। तो हम सारे करके देख चुके हैं। फिर भी लिमिटेड या फुल इंटरवेंशन कुणाल जी दे दीजिए। जस्ट डायल बेचना चाहिए क्या? नहीं अनिल जी, देखिए आशु जी बेचें तो एक अलग बात है। देखिए हम तो बेचेंगे खरीदेंगे नहीं। हमने आज सवेरे भी आपने मेरे से राय मांगी थी, मैंने कहा इससे तो जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। लेकिन आशु जी तो खैर कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब तक देखिए 510 का लेवल पार ना हो, इससे दूर रहें, बेहतर रहेगा। और आशु जी, स्टील अथॉरिटी में तो मैंने भी कहा था 49.50 पार नहीं होगा। आज आप फ्यूचर्स का हाई देखिए, 49.40 का हाई लगा है, ब्रेक तो लगा दिया 49.50 अभी तक पार नहीं हुआ। हाँ, ब्रेक लगा दिया बस। आपका तो हम देखो, जिन लोगों ने आशु जी के बोलने पे लिया, उन्होंने 39 रुपये 40 पैसे पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और बाकी जो इंतजार कर रहे हैं कुणाल जी का, आगे बैटन कुणाल जी के हाथ में। जैसे 49-50 पार होगा, वहां से आगे की दौड़ कुणाल जी लगवाएंगे, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया लेवल था आपका और बहुत अच्छा लेवल था, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। वंडरफुल। चलिए, तो प्रॉफिट बनाए। जस्ट डायल को छोड़ के कहीं और एडवेंचर करेंगे आशु जी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप राय देना चाहते हैं मार्केट में तो जल्दी से बता दें। नहीं, मार्केट अभी मालिक जी, मार्केट जो परसों के डर के बाद से कल भी ठीक थी, आज भी ठीक है। अभी कोई मार्केट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो ये है इस वक्त यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली की राय। और कैश का स्टॉक है वो चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। सुवेन लाइफ साइंसेस यहाँ पर वो वैसे भी फार्मा स्टॉक्स का दिन है, आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बीते 15 मिनट में यहाँ पर एक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो एक बार जरा चोपड़ा साहब से पूछा जाए। चोपड़ा साहब, सुवेन लाइफ या फिर कोई और फार्मा स्टॉक आपकी नज़र में हो जहां आपको लगता है खरीदारी की जा सकती है? सुवेन तो अभी भागा है पिछले 10 मिनटों में। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। मुझे लगा आशु जी के बाद मेरा नंबर ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो शो 5 बजे तक एक्सटेंड कर देते हैं। इसी अच्छा लगता है सुबह। अच्छा लगता है सुबह इस समय। मुझे लगता है 260 के स्तर के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 260 का लेवल इसमें लगता है मेरे को कि काफ़ी संभव है। एक और जो स्टॉक फार्मा स्पेस में है, मुझे लगता है अनिल जी, लुपिन है। आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई इसने, लोअर लेवल से करीब 757 से अभी 770 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में यदि कोई इसमें बाइंग करना चाहता है तेज़ी में, 780-85 तक ये जा सकता है। तो लुपिन एक और फार्मा स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अनिल जी।
चलिए, लेकिन अब सीधा एडीएजी स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि एक स्टॉक है रिलायंस निपॉन, आज वो 20% अपर सर्किट पे फ्रीज हो गया जाके। खबर ही ऐसी आई जिसने एकदम से एडीएजी स्टॉक्स का मूड सुधार दिया, और कल जितनी रफ्तार से टूटे थे आज निचले स्रोत से उतना ही यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अनिल अंबानी के ऊपर सवाल ये था कि पैसे कैसे जुटाएंगे, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया, और वो फॉर्मूला क्या है उसकी बारीकियां लेकर ऐसे में सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं न्यूज़ रूम से। सुमित, बताएं ये एडीएजी अपना कर्ज कैसे कम करेगी, ये बताएं पहले आप। शुक्रिया रजत। देखिए, दो आज अहम अपडेट्स हैं। अपडेट इस तरह की दो खबरें आई हैं, उन खबरों को आधार माने पहले तो एक, रिलायंस कैपिटल ने जो निपॉन लाइफ है उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो रिलायंस कैपिटल में स्टेक खरीद लें, जो उनका 43% स्टेक है वो उसे खरीद सकते हैं और उसके बदले में पैसे दे दें। ये पहला अपडेट है जो कि आया, और निपॉन लाइफ जो कि ऑलरेडी 23% के आसपास स्टेक रखता है वो रिमेनिंग 43% स्टेक उठा लेगा। ये पहली खबर है। दूसरी, रिलायंस कम्युनिकेशन ने वेंडर्स से बोला है कि जो 200 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़ा है उसको वो जल्दी रीपे कर दें, ताकि जल्दी उगाही हो तो उससे वो आगे पेमेंट कर पाएँ। यानी कि जो लेंडर्स हैं वो, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो, उनके पास जो छोटा मोटा अमाउंट पड़ा है उसको वो इकट्ठा करें और उससे रीपे करें। तो ये कुछ ऐसी कोशिश है जिससे वो पैसा जुटा रहे हैं ताकि वो 450 करोड़ रुपए का अगले 3 हफ्ते में भुगतान कर पाएं। 2-3 सवाल खड़े होते हैं। पहला कि अगर 43% स्टेक बिकता है, मान लीजिए रिलायंस कैपिटल अपना 43% स्टेक बेचता है, तो क्या ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? कुछ देर पहले एक प्रेस का जो स्टेटमेंट है वो जारी हुआ है और उसमें बात बोला गया है कि हाँ, एक ओपन ऑफर आएगा। इस पर अब थोड़ी सर्टेनिटी आने लग गई है कि ओपन ऑफर आएगा, क्योंकि ये इंटर ट्रांसफर नहीं है। एक बड़ा स्टेक बिक रहा है 25% से ऊपर, तो ये ट्रिगर करता है 25% से ऊपर का ओपन ऑफर जो कि आएगा। तो पहली चीज़ पे तो क्लैरिटी आ गई। दूसरा हिस्सा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिलायंस कैपिटल अगर हिस्सा बेच रहा है तो पैसा रिलायंस कम्युनिकेशन तक कैसे पहुंचेगा और वहां से कोर्ट कैसे पहुंचेगा, जबकि रिलायंस कैपिटल में अनिल अंबानी की इंडिविजुअल हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि एक कंपनी में हिस्सा बेचा जाए, उसका पैसा दूसरी कंपनी में पहुंच जाए और उसके जरिए वो कोर्ट में पहुंच जाए? तो ये सवाल का जवाब जो है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी भी कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझ नहीं रही है। हालांकि ये जो 260 करोड़ रुपए की लेंडर से रकम ले लेंगे, जो टैक्स नहीं, वो तो टैक्स सरकारी डिपार्टमेंट से बचेगा 200 करोड़, उसका इंतजाम करना कहीं ना कहीं। और वो कह रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल रिलायंस निपॉन में हिस्सेदारी बेच दे तो उससे तो आपको याद होगा कल जब ये खबर आई थी, हम विश्लेषण कर रहे थे, मैं ये बोल रहा था 450 करोड़ तो आ ही जाएंगे कहीं कहीं से, जुगाड़ तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। 4 हफ्ते का टाइम कम नहीं होता, तो कहीं न कहीं पर्सनल लेवल पर कुछ ना कुछ करके कोशिश कर ही लेंगे। चोपड़ा साहब से व्यू लिया जाए। चोपड़ा साहब, इसी खबर के दम पर सारे स्टॉक भाग रहे हैं। आरके, रिलायंस कैपिटल तो बैन में है, बैन में है, हाँ बैन में है, आया था बैन में है, और बाकी स्टॉक भी भाग रहे हैं। कुछ करने जैसा है इन शेयरों में? ऐसा डर बहुत लगता है, मुंह में पानी भी आता है। जिस तरह से 10-20% रोज ऊपर नीचे होता है, ऐसा लगता है कर लेते तो ठीक रहता, कर लेते तो ठीक रहता, वो भी तो मन में होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं देसी एग्जांपल दूंगा। जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो आप क्या करते हैं? हालांकि अच्छा है, कोई ऐसा ख़राब भी नहीं होता, लोग बहुत से लोग मक्खी बाहर फेंक के दूध पी लेते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं सर। और जब सुप्रीम कोर्ट, कल भी आपने एक बात अर्ज़ करी थी अनिल जी कि कहीं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि इनकी इच्छा नहीं थी देने की, सेटल करने की, तभी यहाँ तक बात पहुँची। तो किसी एक दिन अगर स्टॉक्स ऊपर आ जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं ख़त्म हो गई। हालांकि 500 करोड़ रुपए अंबानी परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। जब वो खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से वो पैसा आ जाएगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे इसकी चिंता है कि बिजनेसेस रन कैसे किए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब आरकॉम अनिल अंबानी जी को मिला था तो बहुत वो वाला टाइम था जहाँ पर इंडिया में उदय हो रहा था सूरज टेलीकॉम इंडस्ट्री का, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आज वो शायद एक भारतीय एयरटेल जैसे बन सकते थे, मगर आरकॉम ने पूरा का पूरा बिजनेस अपना वाइप ऑफ किया या ख़राब किया। अनिल अंबानी कंपनीज़ को आप देखें तो जनरली ऐसा ही हुआ कि कंपनीज़ फॉर्म हुई, चली, स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर आया और कहीं ना कहीं उसको मोनेटाइज कर लिया गया। तो अगर बिजनेस का पर्पस मोनेटाइजेशन है और उसको चलाना नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कोई भी प्रमोटर यदि उसको सिर्फ मोनेटाइज करके बाहर आना चाहता है, अपना बिजनेस बेच के किसी और को उसकी वैल्यूएशन बना के या कैसे भी उसमें पैसा बना के बाहर आना चाहता है, तो बहुत दिक्कत है।
मैं कहता हूं जो प्रमोटर्स बिजनेस चलाना चाहते हैं उन्हीं कंपनीज को खरीदिए। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत मेजर डिस्कनेक्ट है एडीएजी कंपनीज के साथ, क्योंकि ट्रेंड तो पिछले 20 साल से हम यही देख रहे हैं कि एक कंपनी को बड़ा किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं बेच के बाहर निकल जाया जाता है और उसको चलाने की मंशा नहीं होती। तो सर्विस लेवल्स कहाँ से अच्छे होंगे और कस्टमर की तरफ सेंसिटिविटी कहाँ से होगी। तो मैं तो बहुत खुश नहीं हूँ एडीएजी पैक से। तो आई वुड रिकमेंड कि इन सब चीज़ों में ना फंसें। जिस तरह से 20% ऊपर गए उसी तरह से 20-30% नीचे भी आते हैं अनिल जी, हम सब ने देखा और काफ़ी कैपिटल बर्बाद हुआ। तो जो भी इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, मैं कहूँगा ऊपरी स्तरों पर अगर निकलने का मौका मिले तो आप निकलिए। दूसरी चीज़ यदि कि खरीदना क्या है, आप वो कंपनीज खरीदिए जो अच्छी हैं, क्वालिटी की हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हिंडाल्को लीजिए, मेटल्स में अच्छी तेजी है, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स लीजिए जो बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हुए हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। मैं कहूँगा कि चुनिंदा फार्मा में भी बहुत चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्ट्राटेक लीजिए, एसीसी जैसी कंपनीज खरीदिए, ग्रासिम खरीदिए, अच्छी कंपनीज हैं और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया ईयर ऑन ईयर। इनकी बिजनेस चलाने की मंशा है, बेच के भागने की नहीं। तो मैं यही बात आइटरेट करना चाहूँगा कि ऐसे प्रमोटर्स और ऐसे बिजनेसेस में ही निवेशक पैसा लगाएं जहां पर प्रमोटर बिजनेस को चलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ये नहीं कि उसका एक वैल्यूएशन बना के उसमें बाहर आएँ। तो आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा। वैसे चोपड़ा साहब, जो आपने वो दूध में से मक्खी वाला जो एग्जाम्पल दिया ना कि दूध में मक्खी गिर गई तो उसका क्या करना है, मतलब मक्खी निकाल के फेंक देना फिर दूध का इस्तेमाल। एक्चुअली है ना, ये डिपेंड मक्खी पे नहीं करता, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो गिरी किस में है। अगर दूध में गिरी है तो शायद आप दूध फेंक सकते हैं, घी में गिरी है तो फिर मक्खी को फेंकेंगे। सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल आपकी बात में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा वेट मानता हूँ, मगर अनिल जी जब पूरी डिस्काउंट सेल लगी हुई है अच्छे काउंटर्स में तो क्यों कंट्रोवर्सी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है ना वही है कि आप मतलब अगर इन्हें इन शेयरों को दूध जैसा माने तो शेयरों को फेंक देंगे। अगर ये शेयर ब्लू चिप होते हैं जिसमें कहीं कोई खबर निकल जाती तो उसे घी की तरह मान के रख लेते हैं। क्यों श्रीकांत जी? परफेक्ट है ना? लिए तो ठीक है। तो ये है आपके लिए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों का पूरा विश्लेषण। जी सर, बताएं जी। विजय जी बोलिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अनिल जी, हमें एक चीज बेसिक समझनी पड़ेगी एडीएजी समूह के बारे में कि किस तरीके से बिजनेसेस रन किए गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे रिलायंस कैपिटल किसी समय 2000 पर ट्रेड किया करता था, उसको रिलायंस निपन को बेच दिया गया। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं सर कि ऐसे बिजनेसेस जो चलना चाहते हैं, जो जिनके प्रमोटर्स की इच्छा है उसको चलाने की और उसको बर्बाद करके या मोनेटाइज करके बाहर नहीं आना है, वैल्यूएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमको वैल्यू के पीछे दौड़ना है, वैल्यूएशन के पीछे नहीं। जहां पर भी वैल्यूएशन का गेम होता है वो बहुत जल्दी क्रैक करता है, इट फॉल्स एज अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो हमें उन बिजनेसेस में नहीं जाना जहां पर वैल्यूएशन डिस्ट्रॉय होने में समय नहीं लगता। हम देखते हैं कि जिस तरीके से पूरे के पूरे इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस की वैल्यूएशंस जिस तरह से ऊपर जाती है, चाहे वो स्नैपडील हो या कोई और कंपनी, तो वो उसी प्रकार से नीचे भी आती है। एक एक दिन में फेसबुक कई $1 बिलियन की वैल्यूएशन खत्म हो जाती है उसके अंदर। तो आज हम वैल्यू बिजनेसेस में पैसा लगाएं। आई थिंक ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस में जो कि कंजम्पशन स्टोरीज है वहां लगाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय इतने कंफ्यूजिंग मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अनिल जी, और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर पैसा लगाया जा सकता है। चलिए, तो ये तो हुई एडीएजी शेयर्स की बात, लेकिन अब आपकी स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया। तो पहले बिल्कुल बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। पहले निफ्टी और पहले इनफैक्ट मेरा पोल वो ये कह रहा है कि 45% 10,700 10,800 वो रेंज नहीं टूटी आज पूरा। 10,800 के ऊपर गए थे लेकिन फिर से मतलब 10,808 का है ये कैश में, लगभग उसी के आसपास है। देखिए, 10,800 के ऊपर क्लोज होना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असंभव है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है रजत, वो बता दूँ। 10,800 के पुट में 30 लाख शेयर खुले हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 10,800 के पुट में 30 लाख शेयर, तो जैसे आप 10,800 के आसपास है इसके ऊपर जाएंगे तो जिन लोगों ने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई और जिन्होंने 10,600 भी देखा है पिछले 2 दिनों में, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 10,800 की कॉल में 56 लाख शेयर हैं, 56 लाख, जो कि पुट से लगभग दुगुना ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि आपको 10,800 के पार निकलकर ऊपर जाकर टिक पाना या क्लोजिंग देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं दूसरी बात ये तो होगी आपकी, दोनों मिला के बता रहा हूँ मैं,
वीकली और मंथली। अब मैं खाली वीकली की बात करता हूँ, चूंकि आज वीकली है। तो वीकली के केस में आप 10-800 में पुट में देखेंगे आज 12 लाख शेयर जुड़े हैं, टोटल मिला के 26 लाख शेयर कॉल्स में, और पुट में है 11 लाख शेयर। तो पुट में कम है, कॉल्स में 26 लाख शेयर। तो मेरा ये मानना है कि 10-800 के ऊपर एक्सपायरी होना मुश्किल काम है। ऐसे में आपको 10-785 या 10-800 इस रेंज में जहाँ भी आपको ठीक लगे यहाँ पर बेचना चाहिए निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। 10,825 आपका स्टॉप लॉस होगा, 10,775 10,750 तक के टारगेट के आखिरी आधे घंटे में। अब शॉर्ट कवरिंग आ जाए और हो सकता है भाग जाए तो एक अलग बात है, बट ऐसे में आपको 10,825 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए ताकि आपके लिए रिस्क 25-30 पॉइंट से ज़्यादा की ना हो। और अगर आपको मिलेगा तो 10,800 के नज़दीक बेचिए, 10,825 का स्टॉप लॉस, 10,750 10,775 इस रेंज में आपको शॉर्ट कवर कर लेनी चाहिए। चलिए, तो 10,825 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाना है, 10,825, और जो टारगेट होगा नीचे की साइड पे वो 10,750 का वापस 10,750 10,750। अगर अभी बेचें तो 10,750, 10,800 के नजदीक बेचेंगे तो 10,775 से 10,775 से 10,750 का 10,800 के ऊपर की एक्सपायरी मैं नहीं देख रहा। और जैसे से 10,800 अच्छा 10,750 के नीचे की भी नहीं देख रहा है, ये भी बता दूं। तो बहुत ही छोटी रेंज होती हाँ, जा रही है। तो 10,750 के नीचे की क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि 23 लाख शेयर वहाँ पर भी खुले हैं आज पुट में। तो वहाँ पुट राइटिंग हुई तो हो सकता है कहीं न कहीं बाजार ये मान के चल रहा है एक्सपायरी 10,750 से 10,800 की रेंज में कहीं न कहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है यहीं का यहीं रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ना कर पाए। इतनी छोटी रेंज में पैसा कमाना क्या बड़ा करेंगे? मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो देखो, पैसा कमाना कौन सा आसान काम है। आप पूरा महीना भर कितना काम करते हो, तब जाके एक दिन सैलरी आती है, एक ही सेकंड खाली वो। स्विंग मिला था, बाजार शुरू होने के बाद मिला था, उसके बाद फिर से दायरे में फंसते हुए नजर एक्सपायरी। अब तो खैर प्रीमियम्स बहुत ही तेजी से घटेंगे आखिरी एक आधे घंटे में, तो वो दिक्कत डालेगा। तो 10,800 के आसपास आ जाए तो बेचिए, 10,775 पहला, उसके बाद 10,750 दूसरा टारगेट होगा। 10,800 के ऊपर एक्सपायरी कटने के चांसेस बहुत कम है, और पोल भी यही बता रहा है 10,700 से 10,800 की रेंज पकड़ी हुई है। अब तो वो रेंज और छोटी हो जाएगी, 10,750 से 10,800 की रेंज में कामकाज होगा। निफ्टी बैंक पे क्या किया जा सकता? निफ्टी बैंक 27,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं देगा, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट नीचे बढ़िया सपोर्ट है। और क्यों सपोर्ट है वो बता दूं कि 27,000 के पुट पे 16 लाख शेयर है, तो वो अगला अहम सपोर्ट करेगा। 27,100 के पार निकल के टिकने का इसका मूड है नहीं, वहाँ पर 17 लाख शेयर। तो 27,000 और 27,100 दोनों ही रेंज में दोनों ही सिरों पर बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। तो हो सकता है ये 27,050 के आसपास ही एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं है। बढ़िया। हाँ, या तो 27,100 के पार निकले तो 50 से 100 पॉइंट के लिए खरीदिए, या 27,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो 50 से 100 पॉइंट के लिए बेचिए। 27,000 से 27,100 में मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं। चलिए, 27,000 से 27,100 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं है। सुबह से ही फंसे हुए हैं इसी रेंज के बीचों बीच, ना 27,000 तोड़ पा रहे हैं, ना 27,100 के ऊपर निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी लेवल टूटा पहले उसी डायरेक्शन में हो चलें, आप ये बोल रहे हैं? ठीक है, 27,000 टूटता है तो आप उसको बेचिए, और 27,100 अगर टूटता है तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स, हालांकि इंडेक्स मूव नहीं किया, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार श्रीकांत जी देख के बताएं सर, कोई बैंकिंग स्टॉक आपके रडार पर है क्या जहां पर अभी भी कमाई का मौका हो? और ये मैं अगले आधे घंटे के लिए ही पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कोई ट्रेड निकल के आ रहा है बैंकिंग स्टॉक में? नहीं, वैसे एक्टिविटी कंप्लीटली म्यूटेड है, क्योंकि जैसे इंडेक्स ने इंडिकेशन दिया है वैसे ही कुछ इंडिकेशन हर एक बैंक स्टॉक का है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर मुझे किसी स्टॉक में अगर काम करना है तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो कंफर्टेबली पिछले 2 दिन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी अच्छा वेट भी रखता है मार्केट में। अगर कहाँ पे भी अगर कोई अगर बड़ी एक्टिविटी अगर होनी है, जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि 27,100 के ऊपर और एक 50 पॉइंट खुल सकते हैं, मुझे भी लग रहा था कि 27,130-40 के करीब क्लोज आ सकता है। लेकिन जैसे ओपन इंटरेस्ट अभी क्रिएट हुआ है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि 27,100 को क्रॉस करे। लेकिन अगर क्रॉस करना है और किसी बैंक का अगर सपोर्ट लेना है तो HDFC बैंक सर्टनली करंट लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है। जो उसके स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे क्लोज टू 2100 के करीब, और टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 2150 के करीब। चलिए, एक स्टॉक और चला, वो है टाटा मोटर्स। अगर पिछले 5-10 मिनट का डेटा देखें तो टाटा मोटर्स का बहुत पॉजिटिव हो गया, और दिन के उच्चतम स्तर पे 170 के लेवल पे काम। तो कल भी बात कर रहे थे कि ये चलने को तैयार है, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेजी होने की तैयारी दिख रही है इसमें। तो पहली बार रफ्तार पकड़ी है। श्रीकांत जी बताइए जरा इस पर। अनिल जी, इसके जब रिजल्ट थे उसके एक दिन पहले हमने बात की थी, शायद या उसी दिन बात की थी। अच्छा, ओके। और उसमें ये बात हो रही थी कि क्या करना चाहिए करके। हम लोग यही सोच रहे थे कि हमेशा ये रिजल्ट पे डिसअपॉइंट करता है, यार कोई ना कोई एक नए कुछ सरप्राइज देता है, तो रिजल्ट के बाद काम करेंगे। और रिजल्ट के बाद हमें डेफिनेटली काफ़ी बड़ा सरप्राइज मिला था, 130 के लेवल्स इसने छुए थे। और अनिल जी, अगर मैं पास्ट हमेशा मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्टॉक को एक कोरिलेशन के साथ रखता हूँ कि इसने पास्ट में क्या किया था, बिकॉज चार्ट्स वही ज़्यादा बिलीव करते हैं। 2008 के एंड में जब बड़ा मार्केट गिरा था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, टाटा मोटर्स के जो रेट्स थे वो थे 130 के, और
उसी के अच्छा, करीब 2008 में 130 आया था ये? 2008 में 130 के लेवल अच्छा। से इसके। और तब रतन टाटा ने एक अच्छा लेटर भी लिखा था कंपनी के लिए कि काफ़ी दिक्कत भरा वक्त है और हमारे साथ आप रहिए करके, और बहुत कुछ उसने लिखा था उस लेटर में उन्होंने। उसके बाद उन्होंने नैनो का लॉन्च किया था, और अपने अगर उस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को अगर देखा हो तो वो 130 वाला स्टॉक 2 साल के अंदर, क्या आप बता सकते कि कितना गया था करके? वाइल्ड गेस कीजिए, वाइल्ड गेस। 130 वाला स्टॉक 2 साल में 500 रुपए, 600, 1330 हुआ था। हाँ, टाटा मोटर्स। तो ये 2 साल 1330। तो क्या हुआ था उसमें कि जैगवार और वो सब की कारें काफी बिक गई थी वो पीरियड में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सब व्हाटएवर जो भी है वो न्यूज़, क्योंकि इसके आप हाईएस्ट लेवल्स देखोगे तो टाटा मोटर्स के जो जिसमें शायद बोनस या कोई स्प्लिट इसमें आया था आगे इन द नियर फ्यूचर पास्ट में, तब इसके प्राइजेस थे कुछ राइट्स आए थे इसमें, राइट्स तो 600 के इसके हाईएस्ट लेवल्स है, 600-620 के करीब के। तो उसके बाद ये लगातार गिरते गया। सरप्राइजिंग जो उस दिन की जो बात थी, जिस दिन रिजल्ट आए थे और काफ़ी वीक रिजल्ट्स थे, उस दिन की जो लोवेस्ट लेवल्स है वो 130 के हैं। और अगर आप इसको ये पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप वीकली बेसिस पे देखते हो तो इसमें काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के काफ़ी नज़दीक ये ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है अनिल जी, वो आपने देखा होगा कि टाटा सन्स ने अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया है। हर 40% गिरता है तो फिर टाटा सन्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं स्टॉक, कर लेते हैं, हमारी टीम ने निकाली थी। प्लस जो कभी मीटिंग हुई थी उसमें जितनी भी कंपनीज है, टाटा केमिकल्स लो या पावर लो, सब इस पर्टिकुलर कंपनी के शायद मुझे लगता है कि सपोर्ट में आ चुके हैं, और ये फ्लैगशिप कंपनी है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली दाव लगाया जा सकता है, और इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बन सकते हैं। चलिए, लेकिन तेजी पकड़ ली है और अब 170 के लेवल को जो वो क्रॉस करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव इस समय देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक है कैश का, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लगाइए एक बार, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर दिखाई देगा, और डेटा वही 10 मिनट का एकदम से पॉजिटिव हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर। शुभम जी, एक बार क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का चार्ट देके बताएं सर, कैश मार्केट का स्टॉक है। रजत जी, अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे भी पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रेंज काफी बड़ा है, 230-235 तक का रेजिस्टेंस, और वही सपोर्ट हमने देखा था 195 के आसपास में है। तो मुझे लगता है ये पुल बैक ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 205 पे। मुझे लगता है ये जो मूव आज शुरू हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर इसमें 220-225 तक के लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इंट्राडे या कल तक का सौदा नहीं है, मुझे लगता है 2-3 दिन इसको होल्ड करना चाहिए। तो एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बनाए, और अच्छा अपसाइड क्रॉम्पटन ग्रीव्स में देखने को मिल सकता है। टर्म में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक जी बता सकते हैं कौन सा है फ्यूचर मार्केट? सुज़लोन। अरे आप देख चुके हैं सर? हाँ, तो देख चुका हूँ मैं तो। 4.5 मैंने कब बोला कि बिना देखे बता रहा हूँ? मैंने ऐसा कोई क्लेम थोड़ी किया। श्रीकांत जी, मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? ट्रैक कर मैं बिना देखे ट्रैक तो करूंगा ही अब भाई। महंगा होगा 4.5, बहुत महंगा। अब जो भी स्टॉक 20% के ऊपर है, हम सब इसको वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए 22% बढ़ने के बाद। अब नहीं खरीदा जाएगा। वैल्यूएशन महंगे हो गए, अब नहीं खरीदा जाएगा। वैल्यूएशन महंगे हैं चोपड़ा साहब सुज़लोन के। क्या बोला जाए इसमें? मुझे लगता है कि जब बात ही एक व्यंग्य से और कटाक्ष से शुरू होती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। केवल एक स्माइल ही आई थिंक काफ़ी चीज़ें बता देती है। अब क्या बताएं इसमें, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, बट हो सकता है कि ये प्रेजेंट मूव इसको 5.5-6 रुपये तक ले जाए। मगर ना जाने कितने ही कॉलर शोज में ये सवाल पूछा जाएगा कि हम सुज़लोन में फंसे हुए हैं, क्या किया जाए? तो गमी कुछ ऐसा है, कठिन होता है जिसकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, वो बने रहे जी। वो क्या है चोपड़ा साहब, सुज़लोन के बारे में तो एक ही लाइन कही जा सकती है सुज़लोन के बारे में कि गमी कुछ ऐसा दिया है, न बता सके न छुपा सके। क्यों, है ना? वही है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो चलिए ऐसा ही है। तो आज 22% मजबूत है। खैर, कंप्लीट वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है अनिल जी, ये पिछले कितने ही सालों का कंप्लीट वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। ना जाने कितने ही लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी में ये समझ के कि ये फ्यूचर है, इसमें पैसा लगाया, और मुझे नहीं लगता कि रिन्यूएबल एनर्जी में किसी का भी पैसा बना, चाहे वो आइनॉक्स विंड हो, चाहे वो सुज़लोन हो, चाहे वो ऐसी कंपनीज हो इंडो सोलर जैसी जिन्होंने सोलर में भी काम किया। बट मुझे नहीं लगता कि रिन्यूएबल एनर्जी में रिटर्न्स आ पाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाई हैं, रिटर्न्स नहीं आ पाते, इसलिए अच्छी बैलेंस शीट्स ख़राब हो जाती हैं।
अब ये तो सोचने वाली बात है कि सरकार ऐसे कंपनीज को जो काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसकी बहुत ज़रूरत है, इनको रिवाइव कैसे करेगी। ये कर्जे में ही दब के मर जाते हैं। लेकिन एक स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका था, आज निचले स्तर से खरीदारी है, वो है चेन्नई पेट्रोलियम। एक बार शुभम जी आप देख के बताएं सर, यहाँ पर अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो 215 216 की रेंज पे कामकाज हो रहा है और आज मजबूती है इसमें, पूरे दिन भर इसने मजबूत कामकाज किया है। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ओवरऑल? रजत, यहाँ पे अगेन देखेंगे तो काफी शॉर्ट्स डेवलप हुए थे और मुझे लगता है कि अगेन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी मूव इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो आज के ओपनिंग के बाद पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ और फिर अब क्लोजिंग की तरफ जब बढ़ रहा है तो फिर से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक बेहतरीन जब इस तरह का कोई सेटअप होता है तो एक बीटीएसटी ट्रेड एटलीस्ट यहाँ पे बिल्कुल लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बीटीएसटी के लिए सलाह होगी कि 213 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि ये मूव जो आज शुरू हुआ है वो कल तक एक्सटेंड होना चाहिए और कल तक हमें 222 223 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से 222 223 के टारगेट के लिए और 213 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए। इस बीच एक और स्टॉक है जो कमज़ोर होता दिख रहा है, वो है भारती इंफ्राटेल, 2.5% कमजोरी। श्रीकांत जी, ये खबरें चल रही है कि अभी वापस जो हर 6 महीने निफ्टी में बदलाव होते हैं ना, शायद इस बार इसके बाहर निकलने का नंबर आ सकता है। इसका बीपीसीएल का 2 के बाद चल रही कि शायद ये बाहर निकल जाए। आखिर में नीचे ये 2 ही बचे हैं लगता है मार्केट कैप के लिहाज से। तो अब उस वजह से गिरा है, कोई और वजह से गिरा है पता तो है नहीं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय इंफ्राटेल का अगर आप चार्ट काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, यानी कि इसको अगर आप निफ्टी के साथ अगर इम्पोज करते हो तो इसमें हमेशा एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर मार्केट ऊपर है तो इंफ्राटेल नीचे रहता है। अच्छा, मार्केट अगर नीचे है तो ये ऊपर रहता है। ऐसी अब देखो पिछले 3-4 दिन से बिगड़ा हुआ क्यों है? नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो सेटअप वैसे बिगड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म जो डेली मूव्स आते हैं तो जो वीकली मूव्स आते हैं अगर आप उनको देखते हो 3-4 दिन के मूवमेंट्स, तो ये ऐसे ही है। बट येस, डेफिनेटली ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो थोड़ा मुझे लगता है कि बिगड़ चुका है। इसमें लोअर हाई बन चुका है। शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस लोज 290 या 285 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसे हम एक बार उसमें से एग्जिट कर ले। और वैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है, काफ़ी सारे एनबीएफसी है कि जहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है 2650 के करीब है। मुझे लगता है ये स्टॉक 2730-40 के लेवल्स को दिखा सकता है। या तो आप ऑटो स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ऑटो स्टॉक्स काफ़ी गिरे हुए हैं और उनमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन चुका है। बजाज ऑटो आई थिंक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना चुका है, हीरो मोटर्स डबल बॉटम बना चुका है, मारुति में ऑलमोस्ट 60% जितना रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो ऑटो स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यहाँ से दाव लगा सकते हैं। ये जो आप बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, एक बार बजाज फिनसर्व भी देख के बताएं श्रीकांत जी। यहाँ पर पिछले आधे घंटे 1 घंटे में अच्छी खरीदारी हो, 6130 के लेवल देखने को मिल रहे हैं अभी। बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों एक साथ ही चलते हैं, लेकिन येस अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एनबीएफसी प्लस इंश्योरेंस का भी इसमें एक टच है। और इसमें जो एक ओवरसोल्ड एक्टिविटी हुई थी, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सेल कॉल आए थे जब बजाज फिनसर्व ने 6000 के लेवल्स को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद जो फॉल था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था, काफ़ी लिमिटेड था। इनफैक्ट मुझे भी लग रहा था कि स्टॉक और थोड़ा करेक्ट होगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मुझे लगता है एक बेयर ट्रैप फॉर्मेशन बनाने के बाद ये स्टॉक रिबाउंड कर चुका है। तो शायद 6300 इसकी एक ऊपर की रेंज है कि वहाँ तक ये जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस के साथ फिनसर्व भी लेके काम कर सकते हैं। एक और स्टॉक तेज हुआ वो है सीमेंस। आज इसने दिन भर यहाँ पर एक्टिविटी जो तेजी की शो करी है और ये 987 के लेवल्स पे इस समय कामकाज हो रहा है। आप कुछ बोलना चाहते हैं सीमेंस? सीमेंस देखिए, वैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिक्कत भरा इसका फॉर्मेशन है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट होता है इसे ट्रेड करना और वो एक स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो इसके लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसने 940-930 के करीब एक अच्छा बॉटम बना लिया है और इवेंचुअली ये स्टॉक वापस करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें आइडियाज़ या तो ट्रेडिंग व्यू रख के कुछ काम करना मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा। तो ये है आपके लिए सीमेंस पर आए। लेकिन इस बीच आज एक और स्टॉक है जो स्टार ऑफ द डे है, टेक महिंद्रा। बेहतरीन बायबैक, अपने इतिहास का पहला बायबैक उन्होंने ऐलान किया 950 रुपये प्रति शेयर के दाम पर। ओपन ऑफर आएगा, टेंडर किए जाएंगे शेयर और 2000 करोड़ का बायबैक है। पूरी डिटेल्स और कितना बायबैक में शेयर एक्सेप्ट होगा, क्या कुछ डिटेल्स हैं बताने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़े हैं। सुमित बताइए।
शुक्रिया अनिल जी। देखिए टेक महिंद्रा का बायबैक तो मासिव है, करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास ये स्पेंड करने वाले हैं। इसमें 950 रुपए का दाम दिया, जो कि अभी का जो दाम जो कि ऑलरेडी 52 वीक्स हाई है उससे भी ऊपर ये 15% का दाम दिया गया है। तो दाम अच्छा दिया है, लेकिन जो टेंडर रेशियोज है उसके हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला नहीं है। कैसे? कुल बायबैक जो है वो करीब 2.05 करोड़ शेयरों का रखा गया है रिटेल निवेशकों के पास, जो कि 500 से ज़्यादा के आसपास जो शेयर होल्ड करते हैं। वो रफली 3.31 करोड़ शेयर्स जो हैं वो रिटेल निवेशकों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओवरऑल रिटेल का जो कोटा है वो रफली 30 लाख, जो कि 15% कोटा होता है, वो करीब 30 लाख के आसपास यहाँ पे काउंट हो रहा है। टेंडर जो रेशियोज बन रहा है उसको अगर देखा जाए तो करीब 9.2% के आसपास बैठता है। यानी कि अगर 100 शेयर आप टेक महिंद्रा के खरीदते हैं तो 826 के दाम से 82,600 रुपये का माल्य बैठता है। उसमें से अगर आप 9 शेयर टेंडर करते हैं तो 8,550 रुपये, जो कि टेंडर प्राइस है 950, उसके हिसाब से टेंडर हो जाएंगे। बचा हुआ जो 75,166 रुपये बैठता है। कुल रिटर्न रफली 1.5% के आसपास यहाँ पर आ रहा है। तो 1.5 के रिटर्न के लिए अगर आप यहाँ पे शेयर खरीद के टेंडर करते हैं तो पॉसिबिलिटीज बैठती है। अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट करने या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटे निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो 1.5% से ज़्यादा इसके अंदर गेन आने वाला नहीं है। ये तो रिटर्न ही नहीं बैठा, ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है टेक महिंद्रा पे आज। ज़्यादा मतलब वैसा दमदार नहीं दिख रहा है। नहीं, वैसा दमदार नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ऊपर खुल होके नीचे भी आ गया आज। इसलिए मैं पहले सोचा था स्टॉक ऑफ द डे दूं, फिर समझ में आया जब सारी कैलकुलेशन बिठा रहा था, मैंने कहा नहीं, रेशियो नहीं बैठेगा। और अभी तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि बायबैक में टेंडर करेंगे प्रमोटर्स शेयर की। नहीं, आप तो ये मान के चलो ना करेंगे। अच्छा, मान के चलो करेंगे, नहीं करेंगे तो और बढ़िया। मान के चलो करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर भी मज़ा नहीं है। तो दम नहीं है एक्चुअली। 4-5% के एक्सेप्टेंस रेशियो, चलो ठीक है, सारे लोग नहीं भी कराए तो भाई वो हर एक बायबैक TCS नहीं होता, वैसा वाला मामला है। पर चोपड़ा जी को पूछे, मेरे को लगा टेक्निकल चेक ले लेते हैं। हाँ, टेक्निकल भी ले लो, दोनों ले लो, शुभकामनाएं। अच्छा, पहले विजय जी आप बताएं सर, ये कैसा लग रहा है आपको, ये जो बायबैक ऑफर इसमें टेक महिंद्रा ने निकाला है? पहला बायबैक तो है, लेकिन अभी जो रिसर्च बता रही है वो उतना लिक्रेटिव नहीं नजर आ रहा वैसे फर्स्ट टेक में। आप ये बताइए कि कितने बायबैक सक्सेसफुल हुए पिछले 1 साल में? मुझे लगता है कि बायबैक कंप्लीट फ्लॉप शो रहा। और आज भी जो हमने देखा टेक महिंद्रा में, हालांकि टेक महिंद्रा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास कैश है, वो डिप्लॉय करना चाहती है, अपना ही शेयर खरीदना चाहती है, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती है अपनी कंपनी में, ये एक अच्छी खबर है जब भी प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। मगर उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। जब रिएक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या तो है। बट अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं रहा। 850 का इन्होंने बायबैक जब अनाउंस किया, 843 का आज हाई है, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बहुत थोड़ा ही मार्जिन मिला अगर कोई बायबैक देना भी चाहते हैं तो। अभी भी 820-830 के स्तर पर करीब पूरे दिन ट्रेड करता रहा है। तो ठीक है, बायबैक करना कंपनी के लिए एक अच्छी बात है अगर कैश पड़ा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कोई भी बायबैक आज की डेट में सक्सेसफुल हुआ। पिछले 6 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, बहुत सारी कंपनीज ने बायबैक करा, मगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बायबैक नहीं रहा और स्टॉक प्राइस को लिफ्ट नहीं कर पाया, ऊपर नहीं लेके आ पाया। चलिए, लेकिन आईटी इंडेक्स में बिकवाली होनी शुरू हो गई। शुभम जी एक बार फटाफट से टेक्निकल चेक टेक महिंद्रा पे, और साथ साथ HCL टेक और TCS भी पिछले कुछ 1 घंटे में टूटते हुए नजर आए हैं सर। रजत, अगर टेक महिंद्रा पे देखें तो आई थिंक बहुत अर्ली पिक था हमारा, बिकॉज मेरे लिए बहुत आसान था शो करना जनवरी के बिगनिंग में, जब कंसिस्टेंटली हम लोग ने 700 रुपए के आसपास बाई कॉल दिया था। बट मुझे लगता है कि अब वो पूरे के पूरे ट्रेड में एक बार मुनाफा बांधने का समय आ चुका है, बिकॉज मुझे लगता है यहां से एक कंसोलिडेशन टेक महिंद्रा में देखने को मिलेगा। तो स्ट्रांग स्टॉक है, शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं होगी, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे होल्डिंग है टेक महिंद्रा में तो ग्रेजुअली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर नीचे आता है 780 या उसके अगर नीचे पुल बैक में मिलता है, तब मुझे लगता है फिर से एक वहां पे लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि एक बार मुनाफा बांध ले। एक BTST ट्रेड और देना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बजा देते हैं, उसके बाद फिर आपका BTST ट्रेड बहुत समय से आया भी नहीं था, वैसे बहुत जरूरत भी थी। चलिए बिल्कुल बजाइए पहले। बताइए सर। रजत, यहाँ पे एक बोल्ड कॉल है
तो शॉर्ट करने की सलाह है टाटा स्टील पे। और लास्ट टाइम एक बार हमने पहले भी ऐसा डेटा के बेसिस पे हमने आरईसी पे एक बार डे हाई पे शॉर्ट किया था। मुझे लगता है वैसा ही पैटर्न आज टाटा स्टील में है। अगर पूरे के पूरे मेटल्स को देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड में बना हुआ था और एक पुल बैक मोड में अभी सारे के सारे मेटल स्टॉक्स हैं। और टाटा स्टील को अगर आप देखेंगे तो आज 500 के आसपास बहुत टाइम स्पेंड किया है और 500 का लेवल बहुत अहम है बिकॉज वहां पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग है। और अगर ये मूव अपसाइड में आना होता तो आज के सेशन में ही आ गया होता। अगर वहीं पे रुका हुआ है तो मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है। टेक्निकली दो और लेवल इंपॉर्टेंट है कि 500 पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था जो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है और एक पेनेंट का रेजिस्टेंस भी वहीं पे आता है। तो बहुत सारे डेटा पॉइंट क्लस्टर कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आज टाटा स्टील ऊपर है फिर भी यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेना चाहिए। तो ऑप्शंस के थ्रू हम ट्रेड करेंगे ताकि रिस्क हमारा कम रहे। 490 का पुट ऑप्शन जो ₹5.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है वो बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से लेकर के जाना चाहिए। ₹3 का स्टॉप लॉस रखें और कल तक में ही मुझे लगता है ₹10 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो सबको अब मेटल स्टॉक्स पसंद आने लगे हैं, खरीदारी होती दिख रही है। अभी हिंडाल्को की बात भी चल रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक और बिगुल के लिए। इस बार बिगुल चार्ट कॉर्नर का है। चलिए ठीक है, तो फिर चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाइए और उसके बाद कुणाल जी और राकेश जी और उसके बाद देवांशी बैन से बेनिफिट। पहले चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताइए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है डॉक्टर रेड्डीज पर। अगर आप ध्यान दें तो सुबह आपने पूछा था डॉक्टर रेड्डीज पे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा था 2575 इसका एक मेजर लेवल है। यस, किसी ने शॉर्ट करा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अनिल जी, ये स्टॉक क्लियरली एक बाय जोन में जा रहा है। 5 सत्र पहले जब इसके अंदर एक बड़ी गिरावट शुरू हुई थी तो आपने टाइमली पकड़ा था और उस समय आपने 3 सवाल करे थे कि कहीं ये किसी की गलत रिपोर्ट की वजह से गिर रहा है या गलत पंचिंग हुई है अनिल जी। और ये जो भी था वो आज बुरा वक्त खत्म हो चुका है डॉक्टर रेड्डीज के लिए और अब एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है अनिल जी। और मार्केट काफी ज्यादा शॉर्ट है इसके अंदर, डॉक्टर रेड्डीज के अंदर। और यहाँ एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा डॉक्टर रेड्डीज में। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक बाय कॉल है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज को चुनने की 2 वजह हैं। सबसे पहले तो जो वजह राकेश जी ने बताई कि देखिए इस काउंटर में हमने देखा है कि बहुत बड़ा रिटेल एग्जिट हुआ है डॉक्टर रेड्डीज से। काफी सारे रिटेल पोजीशन इससे एग्जिट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब दोबारा से आपको तेजी बनते हुए दिखेगी क्योंकि 2500 के आसपास वैसे भी एक बड़ा सपोर्ट है। और दूसरी वजह है कि आज इंट्राडे चार्ट्स पर हम एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं जो मुझे लगता है कि कम से कम 2650 2700 के लेवल्स इसमें आपको कल तक का आते हुए दिखाई देंगे। तो मौजूदा स्तरों पर डॉक्टर रेड्डी बाय करें। स्टॉप लॉस रखना है ₹2520 पर। पहला लक्ष्य ₹2675 का और दूसरा ₹2725 का दूसरा लक्ष्य होगा। ओके, तो डॉक्टर इज रेडी टू गो अप। स्ट्रेंथ है और बढ़ गई दिन के उच्चतम स्तर पे। अच्छा, जो 2520 इन्होंने स्टॉप लॉस बोला मेरे ख्याल से, उसको 2675 और उसके बाद 2725 ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज में तेजी करने की राय। आइए आगे बढ़ें, बैन से बेनिफिट कर लें। देवांशी रेड्डी है। देवांशी रेड्डी है। आइए बिगुल बजाते हैं। देवांशी कितने 6 8 है ना? हाँ, 2 और आगे थे आज तो 8 हो गए। कोई बाहर निकलेगा पहले तो ये बताइए। कोई बाहर नहीं निकल रहा है। 8 क्या रहेंगे और 2 और जुड़ भीड़ हो रही है बैन के अंदर। हाँ, और 2 और जुड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, कौन कौन से? अदानी पावर 112% की मार्केट वाइड पोजीशन है और इसके अलावा इलाहाबाद बैंक यहाँ पे आज काफ़ी लॉन्ग्स बने तो लगभग 99.5% मार्केट वाइड पोजीशन यहाँ बन चुकी है। अदानी पावर और इलाहाबाद बैंक दोनों आ जाएंगे बैन में। ओके, शुभम जी बताइए, अदानी पावर किसी की तेजी या मंदी की पोजीशन है, क्या करना है उन्हें? और इलाहाबाद बैंक जिनकी तेजी मंदी की पोजीशन है, बैन में जाने से पहले काट लेनी है, कैरी करनी है, कोई नई बनानी है तो वो भी बता दीजिए। अनिल जी, अदानी पावर पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर तेजी का पोजीशन है तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। 52 से एक करेक्शन शुरू हुआ था, उसके बाद ये पुल बैक मोड में था और अब यहाँ पे अगर बैन में जाता है तो मुझे लगता है एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा और हो सकता है कि लोअर लेवल पे ₹34 या उसके नीचे भी आता हुआ दिखे।
तो एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 43 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और डाउन साइड में 34 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। वही इलाहाबाद बैंक में बिकॉज आज का मूव काफी एनकरेजिंग था, बट अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे वहां पे पूरी की पूरी फिर से बिकवाली हो गई है और पोजीशंस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग साइड में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो सुबह के लॉन्ग्स थे वो ट्रैप हो गए और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो हमें फ्रेश यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। और जिनके पास भी ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है सुबह का और वो लॉसेज में है, बट फिर भी मेरी राय होगी कि यहाँ पे आप एग्जिट ले लें और ये कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो अदानी पावर, इलाहाबाद बैंक दोनों से ही एग्जिट करें और अदानी पावर में शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। चलिए, लेकिन श्रीकांत जी की एक BTSTT कॉल आ रही है, फटाफट से पहले बिगुल बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि श्रीकांत जी के रडार पर कौन सा स्टॉक है। यस, देखिए रजत जी, जैसे मैंने बात की थी अभी कि मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा एक मोमेंटम बन रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल सभी स्टॉक्स में आ चुका है। बजाज ऑटो इनफैक्ट इसको लीड कर चुका है, ऑलरेडी वो 2820 हो चुका है। मुझे लगता है करंट लेवल से मारुति लिया जा सकता है। ये जो स्टॉक है वो अपने इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से रिवर्स हो चुका है, इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है और मुझे लगता है कि कल जैसे एक वापस फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होगी इस अगले वीक के लिए और एक लास्ट वीक होगा इस पूरे मंथली एक्सपायरी के लिए, तो मुझे लगता है कि जो वीक स्टॉक रहेंगे उनमें और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से मारुति लॉन्ग किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 6750 के, करंट लेवल्स कैश के जो है वो 6800 के हैं, टारगेट्स जो है हमारे वो 69 से लेकर 6950 के हैं। 6950 ओके, 6950 ओके। अब बचे हैं 10 मिनट, लेकिन एक बार फटाफट पिछले 18 महीनों में SIP का जो हाल हुआ है थोड़ा बुरा है। बहुत सारे लोग हैं अपने SIP बंद कर रहे हैं और बंद करने का रेशियो जो है बढ़कर 52% पहुंच गया। ये बड़ा थोड़ा डराने चपकाने वाला है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर एक रिसर्च की है हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता ने। कुशल बताइए क्या है डिटेल्स। जी हाँ, देखिए अनिल जी, तो SIP क्लोजर रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है कि हर एक नई जो फ्रेश एप्लीकेशन SIP की आ रही है उस पर कितनी एप्लीकेशंस क्लोजर्स की आ रही है। तो पिछले जुलाई 2017 में ये रेशियो जो है SIP क्लोजर रेशियो 23% था, वो दिसंबर 2018 में जो 18 महीने बाद बढ़कर 52% हो गया। तो यानी कि हर एक नई एप्लीकेशन पर एक नया क्लोजर भी आ रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है अभी SIPs के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं नई एप्लीकेशंस की, तो अगस्त में करीब 22 लाख नई एप्लीकेशंस आई थी, पर दिसंबर में वही सेम सेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 1/3 हो गई हैं, करीब 7.5 लाख एप्लीकेशंस ही आई हैं। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसमें गिरावट आई है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जुलाई 2017 से ओवरऑल इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट दिखी गई है। साथ साथ मिड कैप स्कीम्स और स्मॉल कैप स्कीम्स की अगर बात करें तो उसमें भी रिलेटिव कंपैरिजन अगर करें तो उसमें गिरावट देखी गई है। अगस्त के बाद पूरा जो मामला है वो पलटा है। SIP की क्लोजर रेशियो जो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। SIP की क्लोजर रेशियो थोड़ी SIPs बढ़ रही है भाई, ये तो एक अच्छा संकेत है। अगर SIPs जब बंद होने लगे और जब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से निकलने लगे तो फिर ये क्या बोलते हैं श्रीकांत जी? देखिए, वैसे लिक्विडिटी और जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है उसमें इन्वर्स कोरिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट काफ़ी ऊपर हो तो हमारे पास लिक्विडिटी का शॉर्टेज होता है। ओके, तो इट शोज़ कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इन्वेस्टर्स, और जब मार्केट काफ़ी गिर जाता है तो इनफैक्ट वहाँ पे लिक्विडिटी कम होनी चाहिए अपने पास की, लेकिन वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं इन्वेस्टर्स, और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपकी SIP अगर चल रही है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप आपके SIP के साथ बने रहें, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और इनफैक्ट अभी यहाँ से जो 3-4 महीने हैं, गलती से अगर इसमें कोई बड़ा जर्क अगर आ जाए तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे रेट से होंगे। और हमें लगता है कि ये जो इलेक्शन रहेगा वो एक डेफिनेटली नो डाउट कि काफ़ी बड़ा इवेंट है, लेकिन ये हमेशा एक लेवल तक रहता है और उसको मार्केट काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर लेता है। उसके बाद वापस मार्केट अपने नॉर्मल सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाता है और हमें अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, या शायद मुझे लगता है पिछले कई शोज़ में आपने बताया था कि जो काफ़ी सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं उनके जो लेवल्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में वो 9,000 के लेवल्स के आसपास, 8,000 के आसपास के। तो आप देखिए 2008 के लेवल है। यस, तो बेस्ट लेवल्स है
आप SIP कंटिन्यू कीजिए और देखिए काफ़ी रिटर्न्स अच्छे रहेंगे। बिल्कुल SIP कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी रुकिए मत। लेकिन एक स्टॉक है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये है आज का एक्सपायरी स्टॉक, है ना। तो आप बताएंगे अभी, आप कॉल दे रहे हैं? नहीं, मैं कॉल, सवाल ही नहीं, कॉल तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है देना इस स्टॉक में। मैं गेस कर लेता हूँ। बताओ। जस्ट डायल की बात। हाँ, 5 मिनट में पलट गया सच्ची, और एक्सपायरी का स्टॉक है। बट आज तो वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस के, वो एक्सपायरी का स्टॉक नहीं है। आशीष जी मुझे और कुणाल जी को धन्यवाद भेजेंगे अभी, देखना थोड़ी देर। आशु मदान साहब को हमने बचा लिया कॉल देने। नहीं, ये स्टॉक ऐसा है, इसने डिसाइड कर रखा है आप जो भी कॉल देंगे मैं उसको उल्टा पढ़ूंगा। तो देखिए पिछले 5-7 मिनटों का, 10 मिनटों का इसका मुंह देखिए, बाप रे, 12 बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग बनाने के मूड में एकदम ऐसे, बिल्कुल देखिए क्या तेजी हुई है। 532 है, माय गुडनेस। और फ्यूचर दिखाइए, अब मजा आएगा आपको। अभी तो देखिए फ्यूचर और कैश दोनों साथ में दिखाइए, तब मजा आएगा। 490 से 534 1 घंटे के अंदर गया है स्टॉक। और ये तो आप दिखा रहे हो किसका? कैश। और फ्यूचर दिखाइए। अरे कितना नीचे फ्यूचर? 40 रुपये नीचे, 40 रुपये डिस्काउंट पे फ्यूचर है। क्या हुआ क्या इसमें? ये कहानी क्या है जरा बताइए। 40 रुपये डिस्काउंट पे फ्यूचर, कैश में 531, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, फ्रेश खरीदारी हो रही है। शुभम जी। अनिल जी, नॉर्मली इस तरह का डिफरेंस इसलिए होता है कि SLBM में जो आप बोरोइंग के लिए जाते हैं, अगर आपको जो बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है अगर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो जनरल देखने को मिलता है। और ऐसे पास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है इससे इन्फ्लुएंस सिर्फ पे ऑब्वियसली शॉर्ट्स तो थोड़े थे ही, लेकिन जिनको बेचना है जो सेल ट्रेड है, और अगर आपको कैश के साथ वो एडजस्ट करना है तो आपको SLBM में एनफ क्वांटिटी नहीं मिल रहा है ये आर्बिट्राज प्ले करने का, तो मुझे लगता है बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। ऐसा जनरली देखने को मिलता है। इससे कोई बड़ा डायरेक्शनल बेट इसके बेसिस पे हम नहीं ले पाएंगे। तो ये है। वैसे बता दूं, एक्सपायरी तो आज खाली इंडेक्स की है, स्टॉक्स की नहीं, लेकिन स्टॉक्स भी कभी कभी क्या होता है बड़े एक्शन में आ जाते हैं। तो आज ये स्टॉक है जो आखिरी 15 मिनटों में बड़े एक्शन में आया, बड़ी तेजी बनाता हुआ निकला है। तो जरा इस स्टॉक पर गौर फरमाइएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हो सकती है आज की निफ्टी के में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी घोषणा हो सकती है। आप उसका जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन कुछ डिटेल्स उसमें ये हैं कि HPCL और या फिर भारतीय इंफ्राटेल बाहर हो सकते हैं। HP और BPCL नहीं, HPCL होगा। HPCL है अब, हाँ, HPCL और भारतीय इंफ्राटेल ये दो बाहर हो सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर आ सकता है अंदर। ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर की एंट्री हो सकती है। ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर ये दो। अच्छा, तभी ब्रिटानिया आज मजबूत भी है भाई, 3% मजबूत है ब्रिटानिया। वैसे आज रिपोर्ट भी एक अच्छी है। पर ये जो बदलाव लागू होंगे वो अप्रैल सीरीज से लागू। हाँ, वो बात तो सही, वो तो लेट लागू होंगे, लेकिन आमतौर पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में आते हैं बदलाव। ये हो सकता है आज आ जाए तो आज आ जाए, नहीं तो अगले हफ्ते आएंगे। आते जरूर हैं। तो 2 बार होते हैं, 1 फरवरी और दूसरा अगस्त मेरे ख्याल से अनाउंस किया जाता है। तो इसमें से अगर ये बदलाव लागू होते हैं, चोपड़ा साहब तो बताइए, 2 बार निकलेंगे, संभावना है, अभी पक्का नहीं बता रहा हूँ मैं। भारतीय इंफ्राटेल और HPCL बार अंदर आने की संभावना, ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर, इन चारों शेयरों में किसी में खरीदारी बिकवाली की राय है आपकी? देखिए, ब्रिटानिया मुझे लगता है करेक्शन के बाद थोड़ा सा अच्छा हो गया है, और गोदरेज कंज्यूमर भी अच्छा, बट आई थिंक ब्रिटानिया ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें एक ठीक ठाक करेक्शन हमने देखा है। और मुझे लगता है कि ब्रिटानिया यहाँ से चलना शुरू करेगा तो दोबारा से आपको ये 3500 के स्तर पे देखना चाहिए। तो ब्रिटानिया, और आज स्ट्रेंथ भी दिखाई है अनिल जी इस स्टॉक ने, तो हो सकता है कि आपको ये 3200-3300 दोबारा जाते हुए दिखे। हो सकता है फिर 3500 का स्तर भी देखने को मिले। कंपनी स्ट्रांग है और एक जो ड्यू करेक्शन था वो हो भी चुका उसमें। लेकिन एक स्टॉक अनिल जी आज आपने सुबह बिकवाली की सलाह दी थी इंडिगो में। हाँ, दी थी ना, क्या हो गया? ऊपर हो गया, नीचे हुआ है? पहले एक बार ये सुनवाते हैं कि एग्जैक्टली बोला क्या था। स्ट्रेंथ में था कल के सत्र में 1110 का पहला टारगेट था मेरे ख्याल से। एक बार पहले सुनते हैं। हाँ, एग्जैक्टली बोला क्या गया था इंडिगो में आज सुबह। बड़े दिनों बाद फिर से इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो यहाँ पर बिकवाली की राय आई है। 2 वजह, कच्चा तेल 67 के आसपास है, अक्रॉस सेक्टर्स एयरफेयर्स एकदम तेजी से बढ़े हैं। शॉर्ट कीजिएगा, 1155 आपका स्टॉप लॉस होगा, 1120, 1100 और 1090, इन 3 टारगेट के लिए आपको इंडिगो का फ्यूचर बेचना है। आज का हीरो इंडिगो खुलने के बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, अब वापस दबाव एक्सटेंड हो रहा है, 2.25% की कमजोरी है।
1111 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, अभी भी दबाव में। और ये आपने तब बताया था जब कल इस स्टॉक में एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई थी इंडिगो में। तो बिल्कुल आज 1120 1110 दो टारगेट दिए थे, तो 1120 1110 का टारगेट, तीसरा 1090 का है, वो नहीं आया, तो दो टारगेट तो आपके हासिल हो चुके हैं। तो चलिए अच्छा है, इंडिगो में पैसे बने तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने ये बजाज फिनसर्व का जिक्र किया था, इसने भी श्रीकांत जी 6200 के लेवल को क्रॉस कर लिया, दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया बजाज फिनसर्व। बिल्कुल रजत जी, आपने जो उस वक्त इसे जो स्पॉट किया था वो एकदम सही था, बिकॉज उसी वक्त उसमें एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था और बजाज फाइनेंस पहले से ही चल रहा था, लेकिन चूंकि इसका बीटा काफ़ी हाई है, ये काफ़ी अच्छा चल चुका है। मुझे लगता है कि 6250 6270 के करीब ये रुक सकता है। अदरवाइज इसकी अगर जो ओवरऑल रेंज अगर आप देखेंगे तो वो 6300 की है, तो वहाँ तक मुझे लगता है शायद अगर पोजीशन को हम कंटिन्यू कर ले तो कल के ओपनिंग में शायद हमें 6300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक है जैकॉब, ये बहुत समय से नहीं चला, लेकिन कुछ पिछले 5-10 मिनट की एक्टिविटी इसमें तेज होती हुई नजर आई है और दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी इसको 93 के जोन्स तक ले आई है। एक बार जैकॉब, हाँ, ये 0.4% के आसपास तेजी शो कर रही है, टिकाऊ रहेगी, बहुत पिटाई के बाद चल पड़ा है स्टॉक। रजत जी, मुझे लग रहा है कि जो रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें भी हमें धीरे धीरे तेजी देखने को मिल रही है और ये भी स्टॉक उसी से एक्चुअली कैटर करता है। मुझे लगता है कि शायद ये जो तेज़ी चल रही है इन सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स में वो शायद कल तक बरकरार रहेगी, क्योंकि शायद सैटरडे या संडे का भी एक इसके ऊपर संडे को एक जो डिसीजन आने वाला है रियल एस्टेट के जीएसटी के ऊपर, आई थिंक दैट विल बेनिफिट टू ऑल दिस कंपनीज, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। और आखिरी मिनटों में एक और स्टॉक जो तेज़ी से भागता हुआ नजर आया वो है अपोलो हॉस्पिटल। दिन के हाई पॉइंट पर आया, 2.5% स्टॉक मजबूत है, 17-18% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, लगता खबर आने की तैयारी है। खबर आने के पहले का चार्ट है, देखिए जरा अपोलो हॉस्पिटल दिखाइए। काफ़ी समय से बातें चल रही कि इनका जो कारोबार है ना वो बिकने वाला है, एचडीएफसी और बहुत सारे लोग इसकी दौड़ में शामिल थे। एचडीएफसी अर्गो जो इन अपोलो हॉस्पिटल के पास जो इंश्योरेंस वाला कारोबार है, जो जनरल इंश्योरेंस वाला, उसमें ये स्टेक बेचने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो वैसा कुछ एक्शन दिख रहा है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि टेक्निकली वैसे स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसमें काफ़ी एक बड़ी बिकवाली देखी गई थी बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। मुझे लगता है ये शायद इसी रेंज के अंदर रहेगा और इस न्यूज़ के बाद शायद मुझे लगता है कि वापस इसमें एक सेलिंग बन सकती है, क्योंकि जो सेलिंग हुई थी उसमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे और जो उसके लेवल्स थे वो तकरीबन 1150 1160 के लेवल्स के करीब के थे। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड है, 1200 के करीब अगर मिले तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें अगर शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसमें बिकवाली कर लेनी चाहिए। तो ये है आपके लिए अपोलो टायर पर, अपोलो हॉस्पिटल, माफ़ कीजिए टायर क्या। पर जैसे आपने बोला था निफ्टी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला बीते आधे घंटे में, उसी रेंज में फंस गया। 10,750 नहीं बढ़िया, तो ये फंसा बैंक निफ्टी 27,050 एग्जैक्टली वहीं पर बंद हो रहा है। देखो ऊपर की कॉल है, नीचे की पुटे बेच देते अगर आधे घंटे में तो काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा होता है। ये हमारी बहुत बड़ी खास बात है रजत, हमें कभी आप पूछो पिछले आधे घंटे में क्या करना चाहिए हम तुरंत बता पाते हैं, अगले आधे घंटे में क्या करना वही थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। नहीं पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का दिन था आज बाजार में, जो मूव दिखाई दे रहा है आधे फीसदी के आसपास का, इसको तेजी शुरुआती सत्र में बन गई, लेकिन उसके बाद राइटर्स हावी थे पूरा दिन मार्केट में। कॉल राइटर्स, वी ऑल आर वाइज मैन बट वी बिकम वाइज ओनली आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड। पहले पता चल जाता, क्या पता, 3:30 बजे तो हमारे को सबको पता होता है कि सुबह 9:15 बजे क्या करना था। चक्कर वही है। चलिए, लेकिन फाइनली क्लोजिंग हो चुकी है 10,790 पर, प्रोविजनल क्लोजिंग है निफ्टी की, इसलिए हम कह रहे थे कि यहीं पर बंद हो जाएगा 10,750 से 10,800 के बीच में, और प्रोविजनल क्लोजिंग 5-7 पॉइंट नीचे ही आने वाली है। सेंसेक्स 150 अंक ऊपर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर बंद हुआ है, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग।